हफ्ते की और महीने की दमदार शुरुआत करते हुए भारतीय बाजार और एक बार फिर से लगातार चौथे दिन बनाते हुए रिकॉर्ड और दिन की ऊंचाइयों और लाइफ टाइम हाई के करीब कारोबार करते हुए बाजार। बड़ा सवाल है कि आखिर 1.5 घंटे में यही मजबूती बरकरार रहेगी, कुछ और बढ़ेगी या फिर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। कैसे करें बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड और क्या करें कल की तैयारी, देख रहे हैं आप फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन जबरदस्त स्क्रीन पर आपके लिए बनते हुए दिख रहा है। कई सारे सेक्टर्स का योगदान है। मिड एक्शन कैसा रहेगा, इस पर करते हैं अनिल जी से बातचीत। पहले तो सर इस समय की बड़ी बातें बताएं। जी, पहले तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से बधाई। लगातार तीसरे दिन हैट्रिक हो गई, बाजारों ने तेजी का रुझान बनाया है और कुछ बड़े लेवल 19,300 हमने इतिहास में पहली बार देखे हैं। 45,000 पहली बार हमने इतिहास में देखा है बैंक निफ्टी पर, और साथ ही साथ 65,000 का लेवल सेंसेक्स में पहली बार। तो आज फिर से एक इतिहास बनने का दिन है, नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। आज रिकॉर्ड बनने में जो योगदान है वो है मेटल शेयरों की तरफ से आता हुआ। जबरदस्त एक्शन मेटल्स में है और मेटल्स के साथ साथ HDFC बैंक ने आज जबरदस्त खरीदारी दिखाई है और इसके दम पर भी बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। NBFC शेयर जो ऑफ लेट हमें बहुत पसंद आते दिख रहे हैं, पसंद नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आते दिख रहे हैं, और ये स्टॉक्स जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी। शानदार खरीदारी एक के बाद एक NBFC शेयर में आपको देखने को मिलेगी। फार्मा, IT जैसे डिफेंसिव शेयरों पर आज थोड़ा दबाव है, आधा से 0.5% ये थोड़े नीचे है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत आप लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं, ले लें, आपकी मर्जी, ले लीजिए, मैं मना नहीं करता। 40 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, 40 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, तो आप रहेंगे तो कंफ्यूज ही। 140 ऊपर 140 नीचे। यूरोप के बाजार 1/4% मजबूत है, लेकिन आज सिर्फ आधा दिन अमेरिकी बाजार काम करेंगे। फर्स्ट हाफ में डाउ जल्दी बंद हो जाएगा और बंद जो आज दोपहर में हो जाएगा वहाँ की दोपहर में, वो कल भी बंद रहेगा। यानी कि 1.5 दिन की छुट्टी मनाते हुए अमेरिकी बाजार। तो ज़्यादा उनके चक्करों में पड़ो मत, अपने हिसाब से ट्रेड करो। ठीक है सर, बस यही है। गॉट इट। ओके, तो अच्छे मूड में है सर। एक्चुअली अपने दम पर हम ऊपर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा मूड तो कुछ बहुत ही अच्छा मूड, बहुत ही अच्छा मूड। अब इससे बढ़िया और क्या, मतलब क्या, मतलब हर सेकंड थोड़ी नया हाई बन सकता है। और करेक्ट। एक स्पेस मुझे याद है जो अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे, आपने आइडेंटिफाई भी किया था जिस दिन नया हाई बना था वेडनेसडे को। आपने बात करा था कि अब 4 सेक्टर्स और हैं, रियल एस्टेट, और नंबर 2 पर था NBFC। करेक्ट। और आज बैंक्स, मेटल्स, ऑटो जो भी कर रहे हैं, NBFC's वेटेज खुद उन कंपनीज का उतना नहीं होगा, बट NBFC's की मूव देखिए सर, आज जबरदस्त आ रही है। नो ब्रेनर दीप, सिंपल सी चीज है। देखिए, घटती हुई ब्याज दरों में हमेशा NBFC को फायदा ज्यादा होगा। बदमाश ना, मैं बता रहा हूँ, बार घटाते नहीं ब्याज दरें जल्दी से, बहुत बाद में वो कहता हूँ ना, कागजी कार्रवाई में उलझा के रखते हैं 2-3 महीने तक। आप भेजो, फिर हमारी लेंडर कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, कौन सी 4-5 कमेटियाँ बना के रखते हैं नाम के लिए, उनमें जाएगा, अप्रूवल होगा, बड़ा लोन होगा तो बोर्ड में जाएगा, फिर हम करेंगे। उतने में 3-4 महीने तक तो लूट लेते हैं, फिर बाद में ब्याज कम करेंगे। तो ये बढ़ाना होता तो तुरंत कल से बढ़ गया आपका, जी, है ना। घटाना होता तो लंबी प्रोसेस है, वो भी जब क्लाइंट इनिशिएट करे, है ना, तो उसमें टाइम निकाल देते हैं। तो इनके तो क्या है, घटती हुई ब्याज दरों में तो इनके मजे हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज जो आप देखिए, पहले प्राइवेट बैंक्स भागे, बाद में थोड़े सरकारी बैंक भी चल गए। बिल्कुल। अब अल्टीमेटली तो काम जो प्राइवेट और सरकारी बैंक करता है वो ये भी करते हैं, करेक्ट, उधार देने का। बिल्कुल सर, है ना। फर्क इनका कि वो डिपॉजिट लेते हैं, ये डिपॉजिट कम लेते हैं। ये बैंकों से इधर उधर से पैसा उधार ज्यादा लेते हैं और फिर और ज्यादा रेट पर उधार देते हैं, है ना। रॉ मटेरियल तो इनका भी पैसा है, करेक्ट सर, बैंक्स का भी पैसा है, ठीक, पैसे से पैसा बनाना, करेक्ट। अब इनके केस में क्या है कि अब जब ब्याज दरें घटने लगती है तो ये फटाफट जाके बैंकों से अपना जो पैसा लेना होता है उसकी रेट कम करवा लेते हैं। तो अपना जो पैसा लेना उसकी तो रेट कम करवा दी, राइट, और जो देना उसकी कर नहीं रहे। अब उसमें मजा कितना आएगा ना। करेक्ट। तो अगले 3-6 महीने के जो रिजल्ट आएंगे ना, ये बड़े मजे जबरदस्त आएंगे। दूसरी चीज जो एक और है, जिस क्रम में मैंने बताया कि पहले प्राइवेट बैंक, फिर सरकारी बैंक, और वैल्यूएशन देखिए। अब बैंक 3-3, 4-4 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, 5 पर कर रहे हैं, ठीक है। सरकारी बैंक 2 से 3 की बुक वैल्यू पे आ गए, 2, 1.5 है। अभी भी ऐसी NBFC जो बुक वैल्यू पे 1 टाइम पे ट्रेड करी, 1.25 टाइम पे ट्रेड करे, तो 1.5-2 टाइम तक जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट सर, है ना। तो वैल्यूएशन भी सस्ते हैं आपके, राइट। तो अब नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? तो लॉजिकल ट्रेड था, बस यही बताया मैंने। कारण आपने पूछा तो मैंने बोल दिया एकदम। बढ़िया पकड़ा। बिल्कुल, ये और कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगली बार फिर हो तब आप खुद कर लीजिएगा अपने आप। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ हाई पर अगर आप बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर पैसा रह रहा है, फिर वहां से परफॉर्मेंस आ रही है। अरे तो यही तो मुश्किल काम है दीप, लाइफ हाई पे ढूंढ पाना। एग्जैक्टली।
देखो नीचे में तो आप कुछ भी रिकमेंड, लोग वो अलग बात है कि नीचे में रिकमेंड किया नहीं जाता, लेकिन नीचे में आप कुछ भी रिकमेंड कर दो पैसा बन जाएगा। लाइफ हाई पे रिकमेंड करने में मतलब मेरे अंदर से कैसा ऐसा धुक होती मेरी हाँ बहुत डर लगता है। क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कि कोई खराब स्टॉक रिकमेंड कर दिया या भाव नहीं आएगा, आ जाएगा, सबके भाव आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे, 12 महीने में 18 महीने लगेंगे, लेकिन समझो पिछली बार की तरह लाइफ हाई बना के वापस 18-20 महीने इंतजार करना पड़ा पुराने लाइफ हाई पे वापस आने का। तो ये 18 महीने तक मन मन में जो लोग गालियां देंगे उसका क्या करेक्ट वो तो कहीं की लगती है ना दिल तो दुखता है ना। इसलिए लाइफ हाई पे कुछ नया रिकमेंड करना आसान काम नहीं है, मुश्किल पड़ता है। लेकिन यही कि जब पुराना लाइफ हाई हमने एक बार क्रॉस किया है तो मैं इसलिए बार बार इस बार ये कह रहा था कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ से और ऊपर जाना है। 18-20 महीने बाद जब लाइफ हाई पे आए तो थोड़ी तेजी तो बनाएंगे ना यार, वहीं के वहीं आना था तो फिर बनाए क्यों। करेक्ट। सो 18,886 और 44,150 दो बार ऐसा हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक पॉइंट से लाइफ हाई मिस किया ना। किया ना, एक पॉइंट से, और जब पार किया तो जबरदस्त, फिर पार ही कर दिया। और इसलिए अभी थोड़ी और जगह है बाकी। और मैं बार बार कहता हूँ कि आखिरी हफ्ते 2 हफ्ते जो किसी पर्टिकुलर रैली के, और वो रैली ऐसी जो 3-4-6 महीने लंबी चलने वाली जो रैली हो, उस रैली के आखिरी 2 हफ्तों का तो मजा ही अलग है। हफ्ते 2 हफ्ते जो आखिरी में होता है ना, अरे वहाँ तो जो स्टॉक दौड़ लगाते हैं उसका कहना ही क्या। और अगर आपने 2 महीने होल्ड किया, आखिरी 2 हफ्ते नहीं होल्ड किया तो सब बराबर हो जाता है, मतलब ही नहीं। मतलब पैसे बनते नहीं, पैसे तो आखिरी 2-3 हफ्तों में पैसे बनते हैं, वो गजब बनते। तो अभी टाइम है आपका कमाने का, कमाइए। ठीक है। हाँ, सवाल आज के बाजार का। यस सर। दीपा 18,175, 18,225। अब ये बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट, सॉरी 19,000। अरे आदत धीरे धीरे पड़ेगी है। आपने भी एक भी बार टोका नहीं मेरे को भी रजिस्टर, जब तक रजिस्टर होता है आपको भी पता नहीं, रजिस्टर नहीं हुआ। वेरी गुड। ये तो सामने अरमान बैठा था, मैंने इसकी शक्ल दिख गई, मुझे लगा जैसे पिटाई कर दी हो कि 1000 पॉइंट नीचे आ गया ऐसा, तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने कुछ तो गलत किया है। सॉरी 19,175, 19,225 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर सूर्य कुमार यादव, स्काई इज द लिमिट। ओके, ठीक है। बैंक निफ्टी 45,200 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, नीचे में 44,750, 44,900, ये 150 पॉइंट की रेंज है आपके लिए मजबूत सपोर्ट। 44,750, 44,900। और मैं बताना चाहता हूँ इतने हाई पे आने के बाद भी जो सपोर्ट रेंज जो मैं बता रहा हूँ बहुत परफेक्ट निकल कर आ रही है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं इफ बट की। 44,750, 44,900 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर स्काई इज द लिमिट। तो अभी हमें पता नहीं ऊपर कहाँ जाएगा। स्काई इज द लिमिट का मतलब ये नहीं कि जाते ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कहाँ जाएगा, जहाँ से रिवर्सल होगा वहाँ हम बताएंगे। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इस समय का पूरा सेटअप। रिवर्सल जब होगा तब होगा, तब तक रैली एंजॉय करिए जो आज आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है। आइए फिर जानते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जिस पर बाजार की नजर है। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीप। आज के ट्रिगर्स में सबसे पहले तो हीरो मोटोकॉर्प के साथ जो जॉइंटली डेवलप्ड बाइक है हार्ली डेविडसन की X440, वो लॉन्च होती हुई दिखेगी शाम 7:30 बजे। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सर ने बताया ऑलरेडी कि यहाँ पर अर्ली क्लोज होने वाला है। हाफ डे ट्रेडिंग है यूएस में इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से, और साथ ही जून महीने का इनका मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कल का सवाल है, 4 जुलाई आईपीओ के लिहाज से HMA एग्रो इंडस्ट्रीज फोकस में रखिए, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही सेंको गोल्ड, इसका आईपीओ खुलेगा 6 जुलाई तक, ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर 405 करोड़ रुपए का ये इशू है। PKH वेंचर्स आईपीओ इसका बंद हो जाएगा। साथ ही एक्स डेट ट्रेड करेगा कंसाई नेरोलैक का शेयर। बोनस जो इन्होंने जारी किया था 1:2 के रेशियो में। ट्रेडिंग हॉलीडे ऑफकोर्स यूएस में इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से बंद रहने वाला है। साथ ही 5 जुलाई बुधवार हैटसन एग्रो बोर्ड बैठक में विंड मिल डिवीजन के सभी एसेट्स को स्लम्प सेल के जरिए बेचने पर विचार करेगी कंपनी। साथ ही हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज काफ़ी दिनों के बाद फोकस में आया है। पुणे जो लैंड है इनका पुणे में, उसकी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ इन्होंने मीटिंग बुलाई है। साथ ही उदयपुर सीमेंट वर्क्स राइट्स इशू इसका बंद हो जाएगा। और साथ ही मारुति सुजुकी की इन्विक्टो ये भी लॉन्च होती हुई दिखेगी। एम्फेसिस फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। साथ ही बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स बोनस शेयर जो जारी किए थे उसकी भी एक्स डेट 5 तारीख को ही है।
फेड मीटिंग के मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगे यूएस के ग्लोबल इवेंट के लिहाज से, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। साथ ही ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग और मई महीने का यूरोप का पीपीआई आंकड़ा भी आपके सामने आएगा, और मई महीने का ही रिटेल सेल्स आंकड़ा सिंगापुर का, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सभी ग्लोबल ट्रिगर्स पर भी आपको नजर रखनी है। तो चलिए, ये है बहुत सारे ट्रिगर्स महीने की शुरुआत में हम देखते भी हैं, काफी सारा डेटा आता है। अरमान बताएं आज कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट? जी, कई सारे बिजनेस अपडेट्स भी हैं, जिसमें करूर वैश्य बैंक की बात करें तो वहाँ पर कुल डिपॉजिट्स में 13% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। वहीं एडवांसेज में भी 14% के आसपास की आपको वाई बढ़त दिखेगी। धनलक्ष्मी बैंक यहाँ पर डिपॉजिट्स में 6% की बढ़ोतरी है और एडवांसेज में 15% के आसपास की बढ़ोतरी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर भी एडवांसेज में लगभग 25% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। वहीं अगर आप डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 25% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। अब अपडेट्स में कई सारी व्हीकल कंपनियाँ, जिसमें मारुति सुजुकी की अपडेट की बात करें तो वहाँ पर उत्पादन जो है वो लगभग 1.37 लाख यूनिट्स, अगर आप देखें तो 1.44 लाख यूनिट से घटकर 1.37 लाख यूनिट्स के आसपास आता हुआ दिखा है। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर जून में कुल बिक्री जो है वहाँ पर लगभग 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर 31% के आसपास वही गिरावट आती हुई दिखी है। M&M की बात करें तो जून में कुल बिक्री जो है 15% बढ़कर आई है। वही एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट यहाँ पर भी 10% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। खबरों में टाटा मोटर्स पर ध्यान रखें, क्योंकि सभी मॉडल्स की जो कीमतें हैं वो लगभग 0.6% की जो औसत बढ़ोतरी करेंगे, और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये 17 जुलाई से लागू होती हुई दिखेगी। ज़ायडस लाइफ साइंस, इनका यूएस एफडीए से SEZ1 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनको IR जो है वो मिल रहा है। BSE लिमिटेड शेयर बायबैक प्रस्ताव पर 6 जुलाई को बोर्ड बैठक है। और अब बात करें महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया है, लेक फ्रंट स्ट्रीट्स बाय महिंद्रा जो है वो चेन्नई में 19 एकड़ की जो है प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। स्पाइस जेट, सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक के साथ इन्होंने सेटलमेंट किया है 100 करोड़ के जो भुगतान के साथ जो मामला सेटल होता हुआ दिखा है। और अंत में हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, जहाँ पे 5 जुलाई को स्टेक होल्डर के साथ बैठक होगी, जिसमें पुणे में कारोबार की संभावना को जो है विचार करने के लिए यहाँ पे बैठक की जाएगी। तो ये है सारी की सारी खबरों वाले शेयर जिन पर आज है भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी राकेश जी के साथ हिमांशु जी तैयार हैं दिल्ली से, और मुंबई से तैयार हैं आपके लिए वागले साहब और सुमित जी, पुणे से तैयार है सचिन जी, और अच्छा सिद्धार्थ जी भी मुंबई से तैयार हैं। आशु जी कहाँ से तैयार है पता नहीं, तैयार है ये पता है, लोकेशन डोंट नो। ओके, आइए बिल्कुल पहला हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से 2650 2660 तक की अपमूव कल तक के सेशन में दिखाने का एक पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए एक ट्रेड लेंगे 2620 यानी कि 2620 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो कि अभी करंटली 54-55 रुपए पर ट्रेड करती है। इसमें 50 रुपए तक कोई गिरावट मिलती है तो खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 42 रुपीज यानी कि 42 रुपए का। अपसाइड में पहला टारगेट 72 रुपए का, दूसरा टारगेट 80 रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2620 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और ऐसा लगता है कि 2660 2680 रुपए तक का मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2620 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिएगा। यहाँ पर 50 से 55 रुपए की रेंज में मिलेगा खरीदना इसे, और 45 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस, 72 रुपए और 80 रुपए के टारगेट ले करनी है खरीदारी। आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी फरमाएं सर। अच्छा आप फरमाएं, उससे पहले आपका रेड गेन टेक्नोलॉजी आज सुबह सुबह कुणाल जी राकेश जी ने 10 की कमाई में रिकमेंड किया, तो आप धन्यवाद उन्हें दे दीजिए और आपको धन्यवाद मैं दे देता हूं, क्योंकि स्टॉक ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है आपके रिकमेंडेशन के बाद। तो आप मेरा धन्यवाद ले लें और उसे आगे दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कुणाल जी और राकेश जी को, और धन्यवाद आपको भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। रेड गेन काफी मजबूत कंपनी है और यहाँ से भी टारगेट हमारा 500 रुपए का है। ओह वंडरफुल, यही था क्या रिकमेंडेशन? नहीं अनिल जी, तो वो बताओ। ऐसे धन्यवाद खेलते रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे सर? नया बताओ। नया मजबूत कंपनी है अनिल जी, और ये मजबूत प्रोडक्ट भी बनाती है, और ये है स्टील की कंपनी टाटा स्टील। टाटा स्टील पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 117 का, 117 का,
और लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 132 का टाटा स्टील पे। 34 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी, सेल्स वॉल्यूम 5 मिलियन टन की देखी गई थी 8% के इजाफों के साथ। कामकाजी मुनाफों की जो मार्जिन होती है, एबिटा मार्जिन, वो 4% बढ़ के 11.5% देखी गई थी। और प्राइस वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस अप्रिसिएशन हम देख सकते हैं, प्राइस में बढ़ोतरी देख सकते हैं, 1000 से 1200 रुपया प्रति टन प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है, पॉजिटिव डिमांड है। और 16,000 करोड़ का केपेक्स है ये साल में FY24 में। टाटा स्टील टारगेट शॉर्ट टर्म 117, लॉन्ग टर्म 132। ओके, तो ये है आपके लिए राइट टिस्को में खरीदारी करने की 117 और 132 के टारगेट के लिए करेक्ट खरीदारी। सचिन जी भी हमारे साथ तैयार हैं। सचिन जी कहाँ आ गए क्या? सचिन जी कब आए दिल्ली से? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी कल ही आ गया था। अरे रात को ही आ गया। ओह वंडरफुल। तो चलिए सचिन जी के साथ हमने बिल्कुल सर दिल्ली वाला शो किया था, सुपर हिट रहा ये वाला शो। थोड़ी यादें भी बताएंगे कैसा रहा। आइए बिल्कुल, BTS डबल टी वाला। तो इससे पहले सचिन जी बताएं, एक तो पहले बैंगलोर वाले शो में हाँ उन्होंने 21,750 का टारगेट दिया था। 21,750 दिया था सर अनिल जी, 20,710। अच्छा, मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, 20,700। हाँ, तो इस बार मैंने बोला मेरे से ऊपर तो करो थोड़ा, टारगेट 21,080 के ऊपर। तो पहले तो बताइए, और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका ये निवेश पाठशाला वाला, वो भी बताएं सर। अनिल जी काफी शानदार था। इनफैक्ट जिस तरीके से लोग आपको मिलने के लिए इतने उत्सुक थे, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा हाई पॉइंट था। जिस तरीके से आपको भी बताया कि क्या सिचुएशन हो गई थी वहां पर। मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम आई थिंक एक जेड सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी इन सबके भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए। बट इट वाज ओवरवेलमिंग एंड आई थिंक थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ था, बट जिस पेशेंस से सब वेट कर रहे थे आपके लिए, आई थिंक लाइफ हाई वाली जो फीलिंग होती है, एंथुसियाज्म की, एक्साइटमेंट की, आई थिंक वो लकीली हम लोगों ने वैसे वहां पर एक्सपीरियंस किया। तो काफी शानदार रहा एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दिस पर्टिकुलर मोमेंटम इन अदर सिटीज एज वेल। बिल्कुल। और मैं एक्चुअली दीप वो क्या था, मैं शाम को जाने के बजाय, फ्राइडे इवनिंग के बजाय सैटरडे मॉर्निंग में गया, और फ्लाइट थोड़ी आजकल बारिश के चक्कर में लेट हो गई, तो भागते भागते ही पहुंचा। अच्छा। और इसलिए आशु सर की भी कंप्लेन रह गई। आशु सर पार्टी वार्टी भी करना चाहते थे, डिनर होस्ट करना चाहते थे, एक शाही डिनर उन्होंने रखा था, लेकिन मतलब वापस आना जरूरी था संडे को कुछ प्रोग्राम से। बट उसके बावजूद सही कह रहे हैं सचिन जी कि इतनी पब्लिक, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ, लोग इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, एक ही चीज में मैं सहमत नहीं हूँ, जेड सिक्योरिटीज जो सचिन जी सचिन जी देखो, इतनी हमारी खराब एडवाइस तो नहीं है जेड सिक्योरिटीज की जरूरत है। आमतौर पर जेड सिक्योरिटीज उनको जिनकी जान को खतरा होता है। हमारे यहाँ तो प्यार ज्यादा था। हाँ, ज्यादा लोगों का प्यार ही था, बाकी तो ठीक है, इतनी रिस्क नहीं है। जी बंसल जी, कुणाल जी विशेष टिप्पणी करना चाहे। बंसल जी, बंसल जी पहले आपने हाथ खड़ा किया तो बोली। नहीं अनिल जी, मैं तो सुबह से हाथ खड़ा कर रहा हूँ। अनिल जी, सिक्योरिटी का तो आलम यह था अनिल जी, वो लोग जो 1% से ऊपर का स्टेक लेके बैठे हुए अच्छी अच्छी कंपनियों में, और वो भी अनिल जी वहाँ बैठे हुए थे और मैसेज कर रहे थे कि अनिल जी को देख रहे हैं, और वो एकदम सराउंडेड बाय, मतलब कि एक्सटेंडेड फैमिली से सराउंडेड बाय हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया कुणाल जी का रेफरेंस ले लो आप, मैं तो दिल्ली में हूँ नहीं, कुणाल जी का नाम लेके तो कहते नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और अनिल जी 2-3 दिन पहले आप ध्यान दें तो आशु मदान जी रिग्रेट कर रहे थे कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। तो अनिल जी वो इन्फ्लुएंसर, सोशल मार्केट के इन्फ्लुएंसर जिनकी काफी बड़ी गिनती है, वो भी वहां पे आए हुए थे आपसे मिलने के लिए और तस्वीरें डाली हुई थी। अच्छा। और वो लोग आपको अनिल जी सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मानते हैं, मैंने 1-2 बार पहले भी आपको बताया है, आपको वो साक्षात आपसे वो मिले भी हैं वहां पर, स्पेशली आपसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो अनिल जी पूरा अपडेट है मेरे और कुणाल जी के पास। बाकी इस चीज का अपडेट नहीं है कि वो आशु मदान जी ने कोई शाही डिनर वगैरह ऑर्गेनाइज करा था। तो अनिल जी उसके लिए उन्होंने मतलब कि नाम हमको, मेरे से कुछ बात करी ना कुछ बताया, तो अकेले अकेले कर रहे थे अनिल जी, इसलिए प्रोग्राम बना नहीं अनिल जी। अरे शाही वाला था ना, इसलिए आपको नहीं पूछा, मुझे ही पूछ रहे थे, समझा करो। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो बस ये कह रहा था अनिल जी, अगर मान लीजिए कभी कोई आपको इस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत हो, तो कुछ एक बाहुबली एनालिस्ट और पैनलिस्ट हैं हमारे निगाह में अनिल जी, तो वो अनिल जी मुफ्त में आपको सुरक्षा कवच
प्रदान कर सकते थे अनिल जी। अच्छा, बाय द वे हमारी टीम के एक मेंबर थे जो मुझे निकालने की कोशिश करे तो किसी एक ने उनको ही मुक्का जड़ दिया। तो वो सोचे कि ये मुझे फोटो क्यों नहीं लेने दे रहा अनिल जी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो। ऐसा था जी। आशु सर। अनिल जी देखिए, ये राकेश जी की कंप्लेंट वैलिड नहीं है क्योंकि कुणाल जी की पूरी कंसेंट थी रात की पार्टी के लिए। और अनिल जी मतलब मैं आपको नाम भी दे देता हूँ, वसंत विहार में नई बार खुली है, तितली वालों ने खोली है, खीखी के नाम से, बहुत ही एलिगेंट जगह है। और आपकी वहाँ पे अनिल जी प्राइवेट बुकिंग थी। बट अनिल जी एक और चीज़ है जो आप ये ओवरवेलमिंग जो सचिन बोल रहा था, अनिल जी नॉर्थ में जेड कैटेगरी सिक्योरिटी रखे ना रखें आप, लेकिन ये जो बुकिंग है अनिल जी किसी होटल में नहीं स्टेडियम में कराइए। जो नॉर्थ का प्यार है ना अनिल जी, ये पूरे देश में पूरी दुनिया में अनमैचेबल है, ये कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। तो आप जो कह रहे हैं अनिल जी, आने का भी आप एक दिन पहले नाइट की बुकिंग कराइए और जाने की भी अगले दिन की कराइए। तो जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे दिल्ली में अनिल जी, अगली बार और धक्का मुक्की ज्यादा होगी। ये आपकी जो नॉन अवेलेबिलिटी है जो लोगों के लिए ना अनिल जी, वो फिर वो बिल्टअप हो जाती है और उसका ये आफ्टर इफेक्ट है। तो अनिल जी थोड़ा सा टाइम आपको डेफिनेटली ज्यादा देना पड़ेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। और कल ही मुझे शाम को सचिन ने मैसेज किया था, बोले कि सर आपकी इजाज़त, अगली बार प्रोग्राम को स्टेडियम वगैरह में रखें। तो मैंने कहा कल ही उनके दिमाग में ये आइडिया भी आया था, तो बोल भी रहे। बिल्कुल सचिन जी, चलिए ये बातें चलती रही। बताएं सर आप आपका BTSC कोर्स। जी जी अनिल जी यहाँ पर जिस तरीके से लार्ज कैप्स में एक्शन हो रही है, अभी वापस रिलायंस यहाँ पर एक्शन में आ चुका है। एंड HUL काफी हफ्तों से कंसोलिडेटिव बैंड में रहा था, तो मुझे लग रहा है HUL में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट होने की कगार पे। एंड जिस तरीके से वापस ये 2700 के लेवल को डिफेंड कर रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छा शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर भी नजर आना चाहिए। एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 2760 से लेके 2780 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होगा। सो खरीदारी करनी है HUL के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग 2685 पे लगाना है एंड फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी HUL पर करें खरीदारी। अभी सारे लार्ज कैप्स पर ही खरीदारी आ रही है। हिमांशु जी की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ जी की तरफ से टाटा स्टील और अब सचिन जी को पसंद है HUL। आइए देखते हैं सुमित जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक है बिगुल उनके लिए। सुमित के स्कोर है। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे रडार पे एक सेल कॉल आया है। फार्मा सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, फार्मा स्टॉक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 717 रुपए, 718 रुपए, 717, 718 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव है। कल भी सेलिंग प्रेशर था, आज भी सुबह से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और लास्ट 3 दिनों के लो स्टॉक ब्रेक कर रहा है। 3 दिनों के लो के नीचे अगर आज की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि नीचे में 715 के नीचे का होगा, तो उसके बाद और सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और 705 रुपए से लेके 695 रुपए तक के लेवल ऑरो फार्मा में ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 728, 730 का इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है। 730 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 705, 695 ये 2 टारगेट्स नीचे में ऑरो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए ऑरो फार्मा सेल कॉल। लंबे समय बाद आप सेल कॉल देख लें। इनफैक्ट आज सुबह से अब तक आई थिंक ये पहला सेल कॉल आपके लिए आते हुए दिख रहा है, वो है ऑरोबिंदो फार्मा में। बट और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मूव आपको बढ़िया आते हुए दिख रहा है। कई सारे मिड कैप्स में तो आज बड़ी ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बनी भी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया मूव इस पर आ रही है, 4% ऊपर अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है। हिमांशु जी सुबह आपने मूव पकड़ी भी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, आज 198 का हाई भी इसने बनाया। बताएं सर क्या करना है इस कॉल पर, अपडेट दें अपना। जी दीप, मैंने जैसे सुबह भी मेंशन किया था कि PSU स्पेस में जो F&O के स्टॉक्स हैं उस सेगमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा था। लास्ट वीक जब इसने डिविडेंड एडजस्टमेंट से पहले 190 रुपए का ब्रेकआउट दिया था, तभी इसमें कहीं ना कहीं सब मोमेंटम की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये और एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ पर 205, 210 रुपए तक की मूव आते हुए नजर आ सकती है। तो जिसका थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है यहाँ पर फिलहाल अभी भी होल्ड किया जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 192, 193 के नीचे का रखा जा सकता है। फ्रेश खरीदारी के लिए भी अगर कोई डिप टूवर्ड्स 195 रुपए के पास मिलती है तो खरीदारी करके चले। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में बैंक ऑफ बड़ौदा 205 और 210 का जो 210 के अराउंड प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है।
ओके, तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपके लिए राय। 4% की दमदार मजबूती यहाँ बनती हुई दिख रही है। आइए बाजार की इस दमदार मजबूती और फिर से दिन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने की जो कोशिश होती दिख रही है, एक बार जरा आशु सर से राय भी ली जाए बाजार पर, उनके अपडेट्स भी, और अगर कोई फ्रेश कॉल है इंडेक्स पे कोई स्प्रेड बन रहे तो वो भी जाने। आशु सर, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी देखिए, बाजार को जो पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से बात चल रही है, बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, तेजी है। उस दिन भी मैंने कहा अनिल जी इतने सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जितना मतलब रेयरली होता है। और आज भी अनिल जी मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आज का दिन थोड़ा सा ओवर हीटेड लग रहा है। स्टॉक्स लेने के लिए मुझे लगता है एक आध दिन वेट करनी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। बट अनिल जी हैविंग सेड दैट, अगर आप कहीं एक भी स्टॉक ऐसा है जो शॉर्ट के लिए नहीं है, मतलब मैं तो सुमित का वो मानता हूं कि फिर भी उसने ढूंढ लिया, बट कोई भी अनिल जी स्टॉक शॉर्ट के लिए नहीं लगता। और जितने स्टॉक्स अनिल जी हमने पिछले महीने बात की, कुछ पिछले महीने चले, कुछ इस महीने वापस शुरू हो गए, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, सेल, मेटल्स, IT अभी नहीं चला, तो ऐसा कोई रीजन अनिल जी नहीं लगता कि ये तेजी बरकरार बिल्कुल नहीं बनी रहे। सिर्फ अनिल जी उस दिन भी एक बात हुई थी, आपने कहा था बबल नहीं है, बबल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आज एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि आज जिस तरह के अनिल जी एक बार सुबह जो पैनिक हुआ था, जो आईवीज एकदम बढ़ गई थी, वो 10-10 रुपए वाली पुट अनिल जी 50-50 रुपए कर दी, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर की, उसका थोड़ा सा ओवर हीटेड इफेक्ट था। जो भी मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, इस कंसोलिडेशन में अनिल जी थोड़ा सा नीचे आ सकता है या थोड़े से स्टॉक थम सकते हैं, बस उसी के लिए अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। तो आज अनिल जी फ्रेश सिर्फ एक कॉल है, एक नया स्टॉक ऐड किया है, शायद पहले पिछले हफ्ते कवर हुआ है या नहीं हुआ मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक स्टॉक है अनिल जी जो नया लेना है। स्प्रेड अनिल जी 19,219 का 28-29 रुपए की कॉस्ट में पड़ा हुआ है, अभी 3 दिन रहना चाहिए। अगर 101 पॉइंट का करेक्शन आ गया तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा, अदरवाइज कल या परसों तक उसमें अनिल जी कोई रिपेयर ट्रेड करना होगा तो करेंगे। अदरवाइज अनिल जी सारे PSU बैंक से हमने बात की कि पिछले महीने में सिर्फ स्टेट बैंक नहीं चला, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक अपने नए मतलब नई मूवमेंट, फ्रेश मूव के लिए ऊपर तैयार हो गए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आई थिंक अब 200 क्रॉस जल्दी कर जाएगा। तो अक्रॉस द बोर्ड अनिल जी मुझे कोई भी ऐसे मतलब सेक्टोरल या स्टॉक्स में कुछ नहीं लगता, एक्सेप्ट कि एक वो मोमेंट्स जरूर बीच बीच में आएंगे, जैसे मैंने आज सुबह बात की, आज का दिन जिसमें थोड़ा सा ओवरहीटेड होगा, अगर आप नीचे मतलब थोड़ा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अनिल जी जो नया स्टॉक है अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लूं। बिल्कुल, तो बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। ये आशु सर बताएं। अनिल जी स्टॉक है भेल में अनिल जी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई है 85-86 के लेवल पे, अभी 88 का लेवल है। अनिल जी 5 रुपए के स्टॉप लॉस से अगेन ये डिलीवरी कॉल है अनिल जी। पिछले दिनों में जितनी चीजें हैं ये सब डिलीवरी के लिए लेके रखनी है, क्योंकि आप लॉट साइज बहुत बड़ा है इनका, और ऐसे में अनिल जी मतलब महीना अभी शुरू हुआ है, कोई ऑप्शन स्प्रेड की बात नहीं है, मोमेंटम बना हुआ है। तो अनिल जी भेल में बाइंग करनी है, 5 रुपए के स्टॉप लॉस है, टारगेट ओपन है अनिल जी। ये ना डिलीवरी बाइंग है, ये आगे पीछे करके 100 रुपए भी उससे भी क्रॉस कर जाएगा। जैसे सेल के लिए भी अनिल जी पिछले महीने मैंने कहा कि हमने स्प्रेड बनाया, वो 84-85 में भी कंसोलिडेट होता रहा, कभी 86 फिर 84 फिर 86-84, आज 88 क्रॉस कर गया। तो ऐसे अनिल जी ये स्टॉक्स हैं जो मतलब थोड़े जो लो प्राइस होते हैं, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी डिलेड मूव आती है बिकॉज वो ओवरबॉट हो जाते हैं। बट अनिल जी उनकी स्ट्रेंथ देखिए कि पिछले कुछ महीनों में या 1-1.5 साल में जब भी ऐसा ओवरबॉट स्टॉक होता था वो वही टॉप बनता था और उसके बाद महीनों तक बिकता नहीं था। और अब आप देखिए वो एक एक्सपायरी बस 15 दिन के लिए कंसोलिडेट होते हैं और आगे निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है मेटल्स के अंदर भी, सेल में भी, और मुझे लगता है भेल में भी ऐसा होगा कि कंसोलिडेशन बहुत अच्छी हो रही है, भेल भी निकल जाएगा। और अनिल जी एक और कैश के स्टॉक की भी कॉल है आफ्टर लॉन्ग, पहले दी हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी शेयर कर लेता हूं। तो थोड़ी देर में आपके पास फिर से मैं आ रहा हूं। भेल 5 रुपए नीचे 83-84 रुपए की रेंज में लगाएं, स्टॉप लॉस खरीद कर रखें, टारगेट ऊपर की तरफ है। ओपन का मतलब ये कि जब भी क्लोज होना होगा बताएंगे आपको आशीष सर। तब तक एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी बैंकिंग स्पेस में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, बैंक ऑफ बड़ौदा 199 है, 200 को निकालने के लिए तैयार है। मेरा कॉल है कैन बैंक में 316-317 का करंट भाव है, यहाँ से लेकर 315 की बाइंग रेंज होगी, 313 का स्टॉप लॉस होगा और 1 से 2 दिन में भी 3 दिन 330 का मेरा टारगेट है। पोजिशनल कॉल है 2 से 3 दिनों के व्यू से 328-330 के टारगेट के लिए आपको 10 रुपए ऊपर में मिलेंगे, रिस्क एक 3 से 4 रुपए की होगी। ओके, तो केनरा बैंक है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। थोड़ी देर में कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आ रहा है पिक ऑफ द डे भी,
बताएंगे एक बेहतरीन स्टॉक कल के लिए, लेकिन उससे पहले सचिन जी तैयार है BTS डबल टी के बिगुल के साथ। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी सेम स्टॉक सेम सेटअप, आई थिंक ऑलमोस्ट सर ने 313 का स्टॉप लॉस दिया है, मैं थोड़ा सा उसको नीचे कर रहा हूँ, 311 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। एंड मुझे भी लग रहा है कि जिस तरीके से ये वीकली चार्ट्स पे ये ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हो रहा है, स्पेशली 3 हफ्तों की जो वीकली डिक्लाइन है इसने एक ही हफ्ते में नहीं, इनफैक्ट एक ही पहले दिन में निकाली है, तो आई थिंक ये काफी बहुत बड़ा संकेत है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट का। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके टारगेट्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 350-55 के पहले कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक वर्टिकल फेजेस में ही ये पर्टिकुलर स्टॉक रैली करता है, एंड जिस तरीके से इसने ये यू टर्न लिया है, मुझे लग रहा है ये काफी शार्प यू टर्न है। सो 350 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है पोजिशनली इसे होल्ड करना ही चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से तो मुझे लग रहा है 320 या 330 का टारगेट आई थिंक इजीली अचीव हो जाएगा, बट आई थिंक पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर रिटेन करने की सलाह होगी कैनरा बैंक के फ्यूचर को। स्टॉप लॉस 350 या 330, लक्ष्य 350%। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। आइए अब बिगुल पहले पिक ऑफ द डे का नहीं, पहले है ना थोड़ा कुणाल जी राकेश जी को इंतजार करने दीजिए। पहले बिगुल आशु सर्कले स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। आशु सर बताएं। अनिल जी कैश का स्टॉक है 76 रुपए 40 पैसे 50 पैसे का भाव चल रहा है जोमैटो। अनिल जी जोमैटो पिछली बार आई थिंक दीपांशु के बर्थडे की पिक थी, मेरे पास ऐसी बहुत ज्यादा अनिल जी जो रिलेटेबल पिक्स नहीं होती हैं कि दिवाली वाला था, बर्थडे वाला था, न्यू ईयर वाला था, या आपने कोई एक पर्टिकुलर देखा था, लेकिन ये एक स्पेशल पिक थी अनिल जी जो 60-65 के अराउंड दीपांशु के बर्थडे पे दी थी जोमैटो की। अनिल जी जोमैटो में फिर बाइंग करनी है, 76.50 के अराउंड चल रहा है, 72 का स्टॉप लॉस। पर मुझे लगता है अनिल जी ये ना झटके में कभी कभी ना स्टॉप लॉस हो जाते हैं, बट कैश का स्टॉक है, डिलीवरी के लिए जोमैटो रखना चाहिए। स्टॉप लॉस टेक्निकली मतलब वैसे अनिल जी मतलब जो वो होती है ना डिलीवरी कॉल्स में नहीं लगाना चाहिए, तो क्योंकि अक्सर इसलिए कहते हैं अनिल जी, एक तो मतलब वो कंप्लायंस से देना पड़ता है, और दूसरा कभी कभी क्या होता है अनिल जी छोटे में कट जाता है, नहीं तो कभी स्टॉक ज्यादा खराब हो जाता है। पर अनिल जी जो जोमैटो का मॉडल जिस तरह से इमर्ज होकर आ रहा है, और अनिल जी जिस तरह से मतलब ये आगे निकल रहा है, मुझे लगता है कि अनिल जी अब ये 85, 90, 100 मतलब 3 डिजिट में भी आगे पीछे करके आ जाएगा। तो जोमैटो में अनिल जी अगर किसी के पास रखे हैं तो बिल्कुल रखे रहने चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो फ्रेश बाइंग 76-50 में करें। 72 का वैसे स्टॉप लॉस है, और टारगेट अनिल जी 85 एंड देन 3 फिगर्स कहीं पे भी हो सकता है। तो जोमेटो में खरीदारी करने की राय यहाँ पर आशु सर के लिए सब बड़े वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहे हैं। पहले BHEL डिलीवरी के लिए खरीदवाए, अब जोमेटो डिलीवरी के लिए खरीदवा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा तो पसंदीदा शेयर है ही, 50-52 रुपए से लगातार 45 100 और 120 के टारगेट। 45 क्या बात कर रहे हैं? 45-50 जो भी है, 45-50-52 से लगातार है। तो अब ये एक्चुअली यहाँ रुका हुआ यही है कि आशु जी का इंतजार करो। 70 रुपए की जो इशू प्राइस थी उसके आसपास आने के बाद थोड़ा समय बिता रहा है। 78-80 ऊपर में जाता है, नीचे में 72-73 आता है, 76 के आसपास फुल टाइम पास चलता है। अब आशु सर के ऊपर है यहाँ से कितने ऑर्डर करते हैं जोमेटो पर उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो आप मुझे बुला रहे थे वहाँ दिल्ली में, वो जोमेटो वाली पार्टी तो नहीं थी ना आशु सर? नहीं अनिल जी, बिल्कुल लाइव पार्टी थी। अच्छा, लाइव वो अलग चीज थी अनिल जी। पहले बताया नहीं है सब, जब प्रोग्राम नहीं आदमी सोच ले कि फाइनल ये टिकट सब करवा ली, उसके बाद में बताते इतना बढ़िया प्रोग्राम था। पहले उधर 2-4 दिन ही रुक जाता मैं उधर आराम से उधर से इट इज नेवर टू लेट। आई दो बिल्कुल जल्दी आ रहा हूँ अनिल जी। वन, इट इज नेवर टू लेट, और सेकेंडली दिस इज ये तो स्टैंडिंग है अनिल जी, स्टैंडिंग कभी भी। अच्छा, ओ ओपन ऑफर है, क्या बात है, वंडरफुल। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैंने तो आशु जी को कहा था अनिल जी, अगर अभी आशु जी बता रहे थे कोई नया रेस्टोरेंट खुला है जहां बुकिंग कराई थी, तो मैंने कहा बेवजह बुकिंग वेस्ट करने का क्या फायदा था। अगर अनिल जी जा रहे थे वापस, मैं और राकेश जी तो ऑलवेज अवेलेबल थे, हम पहले चेक कर सकते थे कि आगे आने आपके लिए अनिल जी जगह ठीक है या नहीं है, तो एक अनिल जी इस बहाने टेस्टिंग भी हो जाती। आशु जी ने अनिल जी करा नहीं है सर। पार्टी के मामले में तो आशु जी का चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने सोच समझ की है तो सोच समझ के किया, वो चिंता ना करें, कैंसिल नहीं हुई, आगे के लिए पोस्टपोन हुई है, वो आगे बिल्कुल काम आएगी आपके हमारे। फिलहाल आपकी आगे की बुकिंग मैंने अप्रूव कर दी है। हाँ, कल का पिक ऑफ द डे कल की बुकिंग आज कर दी है। तो बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए
बताएं सर। अनिल जी हमारा पिक ऑफ द डे है रेडिको खैतान का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और धीरे धीरे करके चल रहा है काफी दिनों से, और आज एक नेकलाइन को तोड़ा है इसने, 1250 की एक नेकलाइन को तोड़ा है और एक बड़े अपमूव के लिए, एक बड़ी वाइट ब्लू कैंडल के लिए रेडी हो रहा है। तो रेडिको पे ओवरवेट खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, दिसंबर 2021 का एक हाई है 1250 रुपए के आसपास, और उस लेवल को आज के ट्रेड में रेडिको ने ब्रेक किया है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर और हल्की फुल्की गिरावट पे रेडिको को बाय करके चलें तो हमें लगता है कि इसमें आपको अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। फिबोनाची के हिसाब से इसके जो टारगेट्स निकलते हैं वो 1350 1380 के टारगेट्स हैं, तो 100 रुपए की तेजी बिल्कुल मुमकिन है इन स्तरों से बाय करके चले। यहाँ स्टॉप लॉस रखें 1250 पर, 1250 पर, जो कि ब्रेकआउट का लेवल है। पहला टारगेट होगा 1310 रुपए का, 1310 का, इवेंचुअल टारगेट 1340 रुपए। 1310 1340 दो टारगेट खरीदे रेडिको खैतान। ये राय है कुणाल जी राकेश जी की। राय जानते हैं सेठी साहब की। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब बताएं सर, पहली पिक आज की। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज की जो पहली पिक है, स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज, जो अभी 168 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 185, स्टॉप लॉस 163 का छोटा सा स्टॉप लॉस है। अनिल जी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, रैमको ग्रुप की कंपनी है, जो कि रूफिंग शीट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स के कारोबार में है, और इनका कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड भी बनाती है ये कंपनी, जो कि आजकल ये जिप्सम बोर्ड्स, प्लाईवुड और पीओपी को फास्ट रिप्लेस कर रहे हैं। और ये जापान की एक कंपनी है A&A कॉर्पोरेशन, उनके साथ इनका टेक्निकल टाई अप है इस प्रोडक्ट को लेके। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दमदार मार्च तिमाही के नतीजे थे। मार्च तिमाही में इनका प्रॉफिट था 42 करोड़ वर्सेस 20 करोड़ पिछले साल मार्च तिमाही में। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि बाकी इसके पीयर्स अराउंड 19-20 के मल्टीपल पे है। बुक वैल्यू है 433 रुपए की, उसके सामने आज ये स्टॉक 169 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 0.45 टाइम्स बुक पे ट्रेड करता है। और एक और जो इसकी वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती लगती है, उसका कारण है ये कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी रैमको सीमेंट्स में 21.36% स्टेक ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आती है 4,650 करोड़, जबकि इस कंपनी की आज इतना अच्छा बिजनेस के बाद मार्केट कैप है सिर्फ 1,450 करोड़ के आसपास। तो इस तरह की डीप डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 185 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 164। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय रैमको इंडस्ट्रीज में। सेठी साहब बताएं सर दूसरी पिक आज के लिए। आज का अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। अभी करंटली 247 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म टारगेट है 265 के, स्टॉप लॉस रखना है 240 रुपए का। ये भी एक भारत की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि मेनली रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, फिर आजकल ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे भी अच्छा खासा फोकस है, फिर अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी करती है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करती है। कंपनी के पास एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है, 6000 किलोमीटर तक के रोड प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी करे हैं, और एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कई बार इनको कई प्रोजेक्ट्स में अर्ली कंप्लीशन बोनसेस भी मिलते हैं। फिर एक अच्छी बात इस कंपनी के साथ है, इनके पास एक बहुत बड़ा फ्लीट है ऑफ वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो कि एक एडेड एडवांटेज है। फिर आजकल ये कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट्स और मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स पे भी काफी ध्यान दे रही है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है रेलवे के ऊपर, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। एक जबरदस्त 12,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर इन्होंने डेट रिडक्शन पे भी अच्छा खासा ध्यान दिया है। जो दिसंबर 31, 2022 में जो डेट एक 1864 करोड़ का जो डेट था वो कम होके 450 करोड़ का डेट रह गया, तो इस तरह से इन्होंने डेट रिडक्शन किया है। फिर अभी जो हाल ही में नतीजे भी अच्छे थे, 147 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 139 करोड़ का पैट था। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने के बावजूद 0.23 का जो डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का अराउंड 23-24%। FIDs भी बुलिश है, 40% हिस्सेदारी है, जिसमें सभी नामी गिरामी नाम है, जैसे HDFC, इन्वेस्को, SBI, DSP, HSBC, ये सब ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बिल्कुल चलना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह है 265 के टारगेट के लिए, 240 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन कैश कॉल। सीरीज आपकी तरफ से खरीदारी करें रैमको इंडस्ट्रीज, साथ ही
KNR कंस्ट्रक्शन में। और जोमेटो की अभी आशु जी बात कर रहे थे, 10 लाख शेयर्स के बड़े सौदे भी आपको जोमेटो में होते हुए दिख रहे हैं। 8% ऊपर है ये काउंटर। आइए अब लेते हैं अनिल जी की तरफ से उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर हमारा तो बढ़िया मूड माहौल है ही, डेज हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े मिले जुले हैं, 40-50 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 40 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है नैस्डैक फ्यूचर्स, तो वहां पर थोड़ी मिले जुली चाल दिख रही है। बट यूरोप के बाजार अच्छे मूड में है, 1/4% ऊपर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। रुपया बढ़िया मूड में, 11 पैसे की तेजी आपको रुपए में इस समय होती हुई दिख रही है। और एशिया के बाजार सारे पॉजिटिव थे, इनफैक्ट 1 से 2% की तेजी आज आपने अक्रॉस एशिया देखी। एशिया अच्छा रहा, एशिया बहुत बढ़िया रहा है सर आज। 2% ऊपर हांगकांग था सर। ठीक है दीप, हमारे भी अच्छे जो लोग हैं उनको तो बना के रखो। हाँ। फ्रेश लेने के लिए लेवल आएगा तो लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से लेवल जो आपको चाहिए लेने के लिए 19,250 से शुरू करें, यानी कि यहाँ से 70 पॉइंट नीचे है ना। 19,250 से आपको 19,200 इस रेंज में ले लीजिए। 200-250 की रेंज में आता है, यहाँ से 70 से 120 पॉइंट नीचे है ना। 19,200 से 19,250 आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं तो है जो ठीक है, कोई बात नहीं, कल की कल देखेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आप आज 45,350 का हाई बनाया, अंदाज से बता रहा हूँ, 45,200 अभी है, अपने लेना है इसको। आज का लो है 44,900 के आसपास का, तो 44,800 44,900 के रेंज में आएगा तो वहाँ पर लेंगे। यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट दूर है। हाँ तो ठीक है, 100-125 पॉइंट नीचे निफ्टी लेना है, 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपने नहीं लेंगे, जो है वही ठीक है। कूद के नहीं लेना है, आराम से लेवल से है उसको जल्दी से छोड़ना नहीं, ये बात पक्की है उसको जल्दी से छोड़ना नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर। बस चलिए बढ़िया, होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है, आराम से थोड़ा स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेल करते रहिए, अच्छे मूड में है बाजार। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये कैश की कंपनी है और होटल बिजनेस से है। शैलेट होटल, CHALET। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पिछले हफ्ते की सिट में ये स्टॉक मैंने रखा था। शैलेट होटल शॉर्ट टर्म टारगेट अभी का जो भाव होगा 440 के करीब होगा, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 455 का और पोजिशनल टारगेट रखे 520 का। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, के रहेजा ग्रुप की कंपनी है। हाइब्रिड होटल बिजनेस मॉडल है इनका, ये खुद मैनेज भी करते हैं और बिल्ड भी करते हैं खुद की ब्रांड। अगर इनकी चेन ऑफ होटल्स मैनेज में जो है JW मैरियट मुंबई सहारा, वेस्टिन मुंबई पवई और बैंगलोर की मैरियट होटल, तो ये मैनेज भी करती है और खुद कंस्ट्रक्ट अपने ब्रांड में भी करती है। एवरेज रूम रेट की बात करूं तो 108% बढ़ के दिखा। अगर देखा जाए ऑक्यूपेंसी 74% के करीब, और बहुत सारे इवेंट्स है हमारे देश में इस साल जिसके कारण ये होटल बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। इन्होंने खुद की होटल एक पुणे में ला रही है 80 रूम्स की, और दिल्ली में आ रही है 375 रूम की। तो शैलेट होटल 455 शॉर्ट टर्म टारगेट और 520 पोजिशनल टारगेट। ये बढ़ते आगे, और एक के बाद एक कई सारे बिगुल है। सुमित जी, हिमांशु जी, सचिन जी, सब धड़ाधड़ लाइन में लगे, और इधर अरमान भी बहुत लेर से लाइन में। अरमान कितनी देर हो गई आपको? 20 मिनट तो हो गए, और 20 मिनट रुको। ये बिगुल एक हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है कॉमन स्टॉक है शायद, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मैकडॉवल्स में। यहाँ पर एक काफी समय के बाद मचा वेटेड ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से एक नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है अभी, तो मैकडॉवल्स में खरीदारी करेंगे, BTST ट्रेड लेके चलने की सलाह रहेगी। 950-955 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करंटली स्पॉट में 930 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कोई 2-4 रुपए का डिप मिलता है तो वहां पर ऐड करें, क्योंकि अभी पिछले 2-4 मिनट में एक शार्प मूव देखने को मिला है। 920 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 955-960 रुपए तक के टारगेट्स मैकडॉवल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये है आपके लिए राय। और इस बीच गेल के काउंटर पर कुछ बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं। 46 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा आपको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल में दिखेगा। 106 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज गैस स्टॉक्स गुजरात गैस के नेतृत्व में बड़ी तेजी के साथ आज आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आइए सुमित जी के लिए भी गुल। जी बताएं सर। जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 582 रुपए 10 पैसे।
582, 582.10 का अभी भाव चल रहा है। एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 582.10, 582.20। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। डाबर के अंदर यहां से मोमेंटम बन रहा है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, जनवरी के हायर लेवल से ये ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डाबर के अंदर यहां से 15 से 25 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 571, 572 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। 571 के स्टॉप लॉस से डाबर में खरीदारी करें। 595 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 605 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। कुछ दिनों के लिए डाबर में खरीदारी करें। 595, 605 के टारगेट, 571 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय है डाबर पर सुमित जी की तरफ से, इस पर रखनी है नजर। आइए बिगुल सच जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स को ही चेस करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस कैनरा बैंक के बाद जिस तरीके से SBI ने एक फ्लोर बनाई थी 550 लेवल के आसपास, एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, एंड उसके बाद आज का जो डेटा बन रहा है, मुझे लग रहा है एक फ्रेश इम्पल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, एंड लगभग आई थिंक इसी एक्सपायरी में 620 से लेके 640 के आसपास के स्विंग्स भी इस पर्टिकुलर काउंटर में बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम को चेस करना चाहिए। डिक्लाइंस मिलते हैं कि नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, बट जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लग रहा है 582 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी। पहला टारगेट मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिए से 605 के आसपास प्लेस्ड है। सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 620 का, एंड खरीदारी करनी है SBI के फ्यूचर्स में भी। आइए बढ़ते आगे, और कंपनियों के वित्त वर्ष 2024 के पहली तिमाही के अपडेट आना शुरू हो चुके हैं। कुछ एक अपडेट्स जो आए हैं वो आपके सामने रख दें। किन कंपनियों के अपडेट्स आए हैं और कैसी रही है ग्रोथ, और आगे के लिए क्या संकेत आ रहे हैं। अरमान हमारे साथ तैयार हैं इस वीकेंड पर जो अपडेट्स आए हैं उनकी डिटेल्स लेकर। अरमान बताइए। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले HDFC की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप उनकी जो कुल लोन बुक का AUM है वो लगभग 9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि यहाँ पर इनका जो कुल कॉर्पोरेशन बोरोइंग्स है वहाँ पर भी आपको 22% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अगर इंडिविजुअल लोन जो AUM है वहाँ पर भी आपको 15% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी YOY। अब अगर बैंक्स में कई सारे बैंक्स के अपडेट आते हुए दिखे तो सारे बैंक्स के आपको एक टेबल पर सारे अपडेट मिल जाएंगे, जिसमें आप फेडरल बैंक की सबसे पहले बात करें, एडवांसेज और डिपॉजिट्स दोनों में आपको 21% की आपको YOY ग्रोथ आती हुई दिखी है। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर 15% की ग्रोथ एडवांसेज में आई है, तो डिपॉजिट्स में 8% के आसपास की आती हुई दिखी है। करूर वैश्य बैंक 14%, लगभग 14 और 13% की दोनों में आप बोले एडवांसेज ले लीजिए या डिपॉजिट्स ले लीजिए, दोनों में ग्रोथ आती हुई दिखी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 25% की ग्रोथ आपको दोनों में, या फिर एडवांसेज हो या फिर डिपॉजिट्स हो, दोनों में आती हुई दिखी है। और CSB बैंक की अगर आप बात करें तो लगभग 30% की ग्रोथ तो एडवांसेज में आती हुई दिखी है। और डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स में भी 21% के आसपास की आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। और इन सारे बैंक्स की अगर आप बात करें तो कासा डिपॉजिट इन सब का अगर आप देखें तो अच्छा खासा बढ़कर आता हुआ दिखा है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें अगर आप देखें तो लगभग 13% के आसपास जो है इनका कासा डिपॉजिट जो है वो बढ़कर आता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर आप देखें CSB बैंक में भी लगभग 30% के आसपास की आपको कासा डिपॉजिट्स में ग्रोथ आती हुई दिखेगी। फेडरल बैंक भी लगभग 5% के आसपास, वहां पर भी आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। APL अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करी है, लगभग 56% के आसपास की आपको ग्रोथ YOY आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप देखें जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है वहां पर जो कंट्रीब्यूशन है वहां पर भी कंट्रीब्यूशन अगर आप QQ भी अगर आप देखें तो बढ़कर आता हुआ दिखा है, 54% से बढ़कर 57% आया है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर अगर आप भारत में कुल बिक्री देखेंगे तो लगभग 20% YOY अगर आप देखेंगे तो 20% बढ़कर आती हुई दिखी है, पर आप QQ अगर आप देखेंगे तो 5% वहां पर गिर कर आती हुई दिखी है। और अगर आप कुल बिक्री की बात करेंगे तो कुल बिक्री भी लगभग आपको उसी के हिसाब से लगभग 20% के आसपास ग्रोथ आती हुई दिखी है। कोल इंडिया यहाँ पर जो इनका प्रोविजनल आउटपुट है वहां पर 10% की YOY आपको ग्रोथ दिखेगी। और अगर आप ऑफटेक की बात करें तो वहां पर भी लगभग 5% की YOY ग्रोथ आती हुई दिखेगी। और अंत में NMDC की अगर आप बात करें तो वहां पर जो कुल आयरन और प्रोडक्शन है वहां पर 20% की आपको YOY ग्रोथ है। और अगर आप बिक्री की बात करें तो वहां पर लगभग 46% की YOY ग्रोथ है। इन सभी अगर जो भी स्टॉक्स है मैक्सिमम में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। ओके, दमदार अपडेट आ रहे हैं सर। बहुत भी देखो जबरदस्त मेटल्स, बैंक्स, ऑटोज नंबर्स, इस मतलब इस तिमाही के भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद करके आप चल ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इन उम्मीदों पर भी बात करेंगे। और साथ ही सिद्धार्थ जी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग पिक भी आ रही है, सुपर सीड बिगुल। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर।
अनिल जी, ये जो एनबीएफसी कंपनी है काफी मजबूत काम करती है और ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 7500 का, 7500 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 8120 का। बजाज फाइनेंस क्योंकि एनबीएफसी में रिटेल, एसएमई, कमर्शियल साइड में लोन्स काफी बेहतरीन देती है। चौथे तिमाही के नतीजे में एयूएम में 25% की बढ़ोतरी देखी हमने वाईवाई बेसिस में, और एयूएम का जो गाइडेंस कंपनी दे रही है वो 28 से 29% का दे रही है ये साल में। और एक चीज बहुत ही अच्छी जो मैनेजमेंट ने कही है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख नए ग्राहक ऐड करने की योजना है ये साल में। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और लोन ग्रोथ 26% सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय। पहला टारगेट होगा 7500 का और दूसरा टारगेट होगा 8120 का। ओके, तो ये आपके लिए बजाज फाइनेंस बड़े टारगेट आ रहे हैं पोजिशनल बेसिस पर 8120, नियर टर्म के लिए भी 7500 के टारगेट के लिए आप यहां पर रख सकते हैं नजर। इस पर एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है मैरिको पे खरीदारी की राय है। स्टॉक ने पहले एक बड़ा ब्रेकआउट किया था 555 के ऊपर, उसके बाद करेक्शन में आया है। अब दोबारा से एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, और एक नेकलाइन 530 की एक नेकलाइन को तोड़ा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर इंट्राडे चार्ट्स देखे जाएं तो दो इसमें स्टैंड आउट फीचर्स हैं इस चार्ट में। सबसे पहले तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट 530 के ऊपर हुआ है, और फिर 2-4 सत्र पहले इसमें गैप बना था जिसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। मैरिको को वापस से 555 के लेवल्स दिखाने चाहिए, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस आपको 530 रुपए 530 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करना है। पहला टारगेट 545, इवेंचुअल टारगेट 555। 545-555 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी मैरिको में। भाई ये जल्दी खरीद लो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बाद में एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह इनके शेयर भी नहीं मिलेंगे। कोई बचा नहीं है। जो लीवर से शुरुआत की थी सचिन जी ने, और उसके बाद आया भाई साहब देखिए मैकडोवेल को भी मैं एफएमसीजी मान लूँ दीप। हाँ, मनसिंह जी ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। ओके, उसके बाद डाबर सुमित जी का, उसके बाद मैरिको कुणाल जी राकेश जी का, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी का रेडिको खेतान भी मैं इसी में मान लूँ। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ रुझान बन रहा है, खतरनाक वाला। 530 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। इस बीच पवन हंस जो मुंबई में और मुंबई में अंधेरी जूहू के आसपास के इलाके में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। पवन हंस का जो एयरपेड है वहाँ से हेलीकॉप्टर करते हैं, तो इसका भी विनिवेश होना था। ये विनिवेश का प्रस्ताव सरकार ने वापस ले लिया, कॉल ऑफ, यानी कि अब इसका विनिवेश नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी की अपेक्षा है। डिटेल टू फॉलो। ओके, ये आपके लिए जो खबर आई, चिंता न करें, इसमें कहीं कोई ऐसे लिस्टेड कंपनी, लेकिन ओएनजीसी की स्टेक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्टेक है। ओएनजीसी ने स्टेक ले रखी, बट इसका विनिवेश नहीं होने जा रहा है। ये ताज़ा जानकारी अभी पीटीआई के हवाले से आती हुई आपकी लीजिए। आइए नितिन मुरारका साहब फोन लाइन पर, निफ्टी के निशानेबाज। नितिन जी स्वागत है, बताइए सर कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदेंगे? अनिल जी यहाँ पे 19,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 81 में मिल रही है। स्टॉप लॉस होगा इसका 60 का, और टारगेट होंगे करीब 110 रुपए के। जरा आपका व्यू इस पे भी दीजिए सर, बैंक निफ्टी पर। चल जी, बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है, और जैसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर करीब आनी चाहिए 45,500 की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी कॉल ऑप्शन ही लेकर के चलेंगे, और कॉल ऑप्शन आपकी होगी 45,200 की, जो 211 में मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 140 के, और टारगेट होंगे करीब 300 के। 140 का स्टॉप लॉस, 300 के टारगेट। खरीदारी बैंक निफ्टी 45,200 का कॉल, और निफ्टी 19,300 का कॉल खरीदिए, 80-83 में मिल रही है, 110 का टारगेट यहां पर लगाना है। तो दो कॉल्स नितिन जी की तरफ से जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। शुक्रिया नितिन जी, हाँ, अपनी राय देने के लिए।
बाजार पर व्यू भी आते हुए दिख रहा है। इस बीच कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि मूव आईटीसी में भी अब आपको आती हुई दिख रही है। 2% ऊपर आईटीसी भी इस समय 460 के लेवल के ऊपर ये भी अभी ट्रेड कर रहा है। तो एफएमसीजी पूरा का पूरा एक्शन में आ रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, सारे एफएमसीजी काउंटर्स फिर से मूव में आ रहे हैं। ये मॉनसून ने देश को समय से पहले कवर कर लिया है, उसका ऑप्टिमिज्म है या फिर थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन है? कैसे देखना है सर इसे? मुझे लगता है कि मॉनसून का जो कवर अप है ये ज्यादा अट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि रूरल ग्रोथ अच्छी आ सकती है, क्योंकि मॉनसून सब जगह, इस हफ्ते भी मैं वीकेंड में कहीं इन्वेस्टर मीट कर रहा था पटना में, वहां पे भी बारिश थी। तो मॉनसून ऑल अक्रॉस इंडिया कवर कर चुका है, और एफएमसीजी स्पेस जहां पे वॉल्यूम्स पिछले साल नहीं आ रहे थे, ये पहले तिमाही में मुझे तो भी ढंग के वॉल्यूम ग्रोथ दिखे हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एफएमसीजी पर डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसमें एचयूएल की जो कॉल आई थी वो भी काफी बेहतरीन लग रहा है। साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी एक एफएमसीजी स्पेस, जो यूनिक एफएमसीजी मैं कह सकता हूं, इस पे भी जरूर नजर रखें और खरीदारी कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एफएमसीजी पर राय। कुछ और एफएमसीजी काउंटर्स भी रेडार पर रखें, बट मूव आ रही है और बाजार को सहारा देने का भी काम कर रहा है आईटीसी। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए सुमित जी के साथ। सुमित जी देखें सर आईटीसी। दिवांशु देखिए, स्टॉक के अंदर ओवरऑल तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, बीच में छोटे मोटे डिप आते हैं, बट ओवरऑल इसके अंदर तेजी का व्यू लेके पोजिशनल तौर पे अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लगता है। आईटीसी के अंदर 460 के आसपास अभी भाव ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में इसके अंदर 475 रुपए से लेके 500 रुपए तक के लेवल आईटीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है लॉन्ग टर्म के लिए वो होल्ड करें। छोटा मोटा डिप आता है तो लोअर लेवल पे इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए आईटीसी। डिप पर खरीदारी वगैरह 2% ऊपर है, डेज हाई पर कर रहा है इस समय ट्रेड। आइए फोकस है जीएचसीएल पर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए जिसके बारे में सुबह भी हम बात कर रहे थे। थोड़ी डिटेल्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? तो हुआ ये है कि इसकी एजीएम थी सैटरडे जो गया उसमें, और वहाँ पे मिस्टर संजय दालमिया जो है उनको फिर से बोर्ड के डायरेक्टर नियुक्त करने पे यहाँ पे फैसला लिया जाना था। और ऐसा काफ़ी कम होता है, लेकिन इस बार ये हुआ है कि जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने दरअसल इनकी नियुक्ति को मंजूर नहीं किया है। और ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे एजीएम में करीब 67.73% के आसपास के वोट जो है वही केवल इनके नियुक्ति के पक्ष में पड़े हैं। बाकी अगर आप देखेंगे करीब 32.27% जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने इसके पक्ष में वोट नहीं किया है। और कोई भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए करीब 75% के आसपास के वोट जो है वो पक्ष में होना ज़रूरी है। अब किसने किसने वोट किया आप ये समझिए। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर का हिस्सा करीब 19% के आसपास है, इंस्टीट्यूशन का हिस्सा करीब 35.88% है, और जो पब्लिक है उनका करीब 45% के आसपास का हिस्सा है। तो जो प्रमोटर्स थे उन्होंने तो सबके सब ने इनके नियुक्ति के पक्ष में वोट किया है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उसमें करीब केवल 75% ने ही इसके पक्ष में वोट किया। 25% जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने इसके पक्ष में वोट नहीं किया है। और साथ ही साथ जो नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो 90% के आसपास जो वहाँ शेयर होल्डर्स है उन्होंने इसके पक्ष में वोट नहीं किया है, और इसके लिए इनकी नियुक्ति जो है वो फिर से नहीं होने वाली है। दरअसल अप्रैल में इन्होंने कहा था कि मैं फिलैंथ्रोपी करना चाहता हूँ, इसके लिए कहीं ना कहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर इनसे कहा गया था कि आप फिर से बने चेयरमैन, और इसी के लिए एजीएम में यहाँ पे वोट डाले गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे जो प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म है IIAS, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति के ऊपर उंगली उठाई थी। इन्होंने कहा था कि ये गोल्डन टबैको के भी प्रमोटर हैं, ये कंपनी के पास अगर आप देखेंगे 1.55% के आसपास का हिस्सा है, और इनकी यहाँ पे नियुक्ति के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए थे। और इनका ये भी कहना था कि इनके काफ़ी सारे मैटर्स जो है वो गुजरात हाई कोर्ट और NCLT में अभी भी चल रहे हैं, तो इसके लिए वोट नहीं भी करना चाहिए, और शायद इसके लिए पब्लिक शेयर होल्डर्स ने वोट नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 25% जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स है उन्होंने भी इसके पक्ष में वोट नहीं किया है। 1983 से ये बोर्ड के डायरेक्टर थे और 2005 से चेयरमैन रह चुके थे, जो अब ये नहीं रहेंगे। उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है इस पर। अब इसमें अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा ये है कि पूरा चेंज ऑफ मैनेजमेंट, प्रमोटर निकल गए और अब पूरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट आया जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हो गए, राइट? और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स में से 90% ने संजय दालमिया की अपॉइंटमेंट के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन में से 75% ने हाँ कहा, 25% ने खिलाफ में वोट किया। पब्लिक में 90% ने पब्लिक में भी ज्यादा, पब्लिक में 90% ने इनके खिलाफ। अच्छा, मुझे लगा कि अच्छा इंस्टीट्यूशन के
मतलब काफ़ी लोगों ने प्रमोटर का, और शायद यही एकमात्र शायद मेरे ख्याल से ऐसा प्रपोजल था जो पास नहीं हुआ एजीएम में, बाकी शायद बाकी सारे प्रपोजल पास हो गए। और ऐसे 2 मेन प्रपोजल थे जिनको शायद इन्होंने आगे बढ़ाया था, उसमें से एक ये था जो पास नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंग, तो ये है GHCL में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। कोशिश करेंगे हम आगे चलते मैनेजमेंट से भी मुलाकात करने की बात करेंगे, पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंपनी में चल क्या रहा है, क्या कुछ बदलने जा रहा है, ये भी जानने देखने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो इंटरेस्टिंग डिटेल लेकर आए हैं आपके सामने वरुण इस वक्त GHCL को लेकर। बिल्कुल, एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, एक बार चार्ट्स भी देख लें। GHCL आज की तेजी वाले बाजार में ऑफ कोर्स थोड़े दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और एक बहुत समय से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का कारोबार यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस कुछ 525 रुपए के आसपास है, और हम देखते हैं कि कई बार अटेम्प्ट हुआ 525 को पार होने का, लेकिन वो लेवल पार नहीं होता है। तो 525 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा, तब स्टॉक में कोई मोमेंटम बनेगा। स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रांग है, और मुझे लगता है ब्रेकआउट आने के बाद खरीदारी की राय होगी। ओके, ब्रेकआउट आने के बाद खरीदारी की राय है, ये है आपके लिए GHCL। थोड़ा इस समय वेट एंड वॉच कर लेते हैं, डेवलपमेंट के बाद स्टॉक कैसा बिहेव करता है, बट एसेंशियली यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। मूव कुछ कैश स्टॉक्स में आ रही है। BSE लिमिटेड भी रहे रिसेंटली, हमारे रेडार पर भी रहा है BSE। इनके डेरिवेटिव वॉल्यूम्स भी अच्छी तरह से ऊपर जा रहे हैं, बट 10% की मूव BSE के चार्ट पर। एक बार बंसल जी से चार्ट पर राय लेना चाहूंगा। बंसल जी, BSE सर देखें 666 का लेवल। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, काफ़ी दिनों से धीरे धीरे करके चल रहा था, और आज एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है 710 रुपए के टारगेट के लिए। कोई भी करेक्शन आती है, करेक्शन में अगर स्टॉक 637 640 के अराउंड मिलता है तो गिरावट पे खरीदारी की राय है। गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी, बट बायबैक के लिए तैयार हो रहा है BSE। रखें अपने रेडार पर, स्टॉक में अच्छा एक्शन भी आपको होते हुए दिख रहा है, और कैश स्टॉक्स में तो खैर आज अच्छी मूव बनी भी हुई है। देखते हैं कैसी मूव इस पर आती है 10% की रैली के बाद। थोड़ी रैली कुछ और काउंटर्स में भी आपको आती हुई दिख रही है, जहां पर मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट कैश के मूव्स आ रहे हैं। GNA एक्सेल्स ये बोनस शेयर जारी करने के लिए तैयार हो रहा है। सिद्धार्थ जी, आई थिंक आपके कवरेज में भी है GNA एक्सेल्स बोनस के लिए बोर्ड बैठक है 21 जुलाई को। सर देखिए दीप, अभी तो एक्टिवली उतना कवर नहीं कर रहे हैं हम लोग GNA एक्सेल्स को, बट डेफिनेटली ये पॉजिटिव रह सकता है बोनस इशू, और पॉजिटिव है ऑटो एंसिलरी पैक और GNA एक्सेल के लिए। बिजनेस में डेफिनेटली टर्न अराउंड और एक ग्रोथ पाथ दिख रहा है आने वाले समय में। ऑर्डर बुक्स भी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। और ऑटो एंसिलरी पैक में दूसरी कंपनियां जैसे कि गैब्रियल इंडिया, उनो मिंडा, ये हमारे टॉप पिक्स में है ऑटो एंसिलरी में। टॉप पिक्स में आपके लिए स्टॉक्स सजेस्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। गैब्रियल, उनो मिंडा, ये सारे के सारे पसंद है। आइए, लोगों को आज पसंद आ रहा है L&T फाइनेंस। अचानक आज पसंद आने की वजह क्या है? क्यों इतनी तेज दौड़ लगा रहा है? दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, 8% है ऊपर। वजह बता रहे हैं वरुण जी, क्या हो गया है? यहाँ भी अनिल जी चेंज ऑफ मैनेजमेंट है, बट फॉर गुड। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं स्टॉक में इतना रिएक्शन देखने मिला। और ये स्टॉक आपको याद होगा, जब भी रिजल्ट सीजन आता था सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अगर कोई करता था तो L&T फाइनेंस ही था। लेकिन शायद आने वाले समय में इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि चेंज ऑफ मैनेजमेंट जो है यहाँ पे सामने आ रहा है। सबसे पहले बता देता हूँ, जो कंपनी के तत्कालीन MD एंड CEO है दीनानाथ दुबाशी जी, वो दरअसल 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हो जाएंगे। और जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक तो जाहिर सी बात है कंपनी के जो नए चेयरमैन हैं उनके साथ, जो कंपनी के चेयरमैन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं स्पेशल एडवाइज़र रहेंगे, बोर्ड को असिस्ट भी करेंगे, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह का कामकाज होता है इसके ऊपर। लेकिन इनकी जगह लेने वाले हैं सुदीप्ता रॉय जी, जो पहले COO के पद पर नियुक्त होंगे, और 24 जनवरी 2024 से अगर आप देखेंगे तो MD और CEO का पद जो है वो संभालने वाले हैं। अब इनको लेके स्ट्रीट इतना खुश क्यों है, ये आप समझिए। तो कौन है सुदीप्ता रॉय? एक तो IIT खड़गपुर से केमिकल इंजीनियर है, XLRI स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA हैं, और ICICI बैंक के फिलहाल ये अनसिक्योर्ड एसेट्स, कार्ड पेमेंट्स, मर्चेंट इकोसिस्टम, इन सब के ग्रुप हेड है। 2010 से ये ICICI बैंक में है, और ICICI बैंक से पहले अगर आप देखेंगे तो डॉयचे बैंक, सिटी बैंक में भी ये काम कर चुके हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज में 24 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको। और 2021 में अगर आप देखते हैं तो टॉप 30 फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स के नाम में इनका नाम शामिल था। RBI और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी बॉडीज़ में भी ये रह चुके हैं।
अब स्ट्रीट इतना खुश क्यों हो रहा है? आप देखिए, क्योंकि L&T फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो इनका एक लक्ष्य 2026 करके एक प्रोग्राम है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो ये रिटेल कारोबार पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। होलसेल कारोबार से वैसे भी लगातार हटते जा रहे हैं और होलसेल कारोबार वैसे भी ये बेचना चाहते हैं। और ये FY 26 तक अगर आप देखेंगे तो इनका लक्ष्य था 25% साल दर साल CAGR से ग्रो करने का रिटेल कारोबार को, और ROA 2.8 से 3% तक लेके जाने का था, और इसके चलते ROE जो है 17 से 18% के आसपास तक पहुंच सकता था। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसको कम करके 7% के आसपास लाना था। तो मेन फोकस L&T फाइनेंस का रिटेल पे था, और सुदीप्ता रॉय जो है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिटेल कारोबार के लिए जाने जाते हैं कि वहाँ पे उनका फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जैसे कि मैंने कहा कि 2021 पे टॉप 30 फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स के लिस्ट में इनका नाम शामिल था। इनफैक्ट 2010 या 12 के आसपास मेरे ख्याल से जो ICICI बैंक का क्रेडिट जो कार्ड बिजनेस है उसको रीलॉन्च करने में भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। तो कहीं ना कहीं रिटेल पे फोकस है, और उसी सेगमेंट का एक अच्छा या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी अगर लीड करने आ जाए तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे देखने मिलता है। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि इस खबर के बाद L&T फाइनेंस में इस तरह की ग्रोथ देखने मिली है। ज़बरदस्त मूव आई है, ये हमारे रेडार पर भी है। 112-115 के लेवल से हम इसकी बात कर रहे हैं और लगातार बड़ी तेज़ी में बना हुआ है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी L&T फाइनेंस पर उनकी राय दूंगा और कैसे मैनेजमेंट चेंज है वो देखते हैं, पर उससे पहले वागले साहब से चार्ट चेक कर लिया जाए। वागले साहब, पहले भी रेडार पर था, 120 के लेवल पर भी बात हुई थी, अब तो 140 आज इसने टच कर लिया सर। दीपांशु, थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंट आ गया है तो मैं फ्रेश बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। 130 के ऊपर इसमें मोमेंटम तो आ गया है, अभी 137 का भाव है। यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, एज ए ट्रेडर तो डेफिनेटली मैच नहीं होगा। तो मैं तो कहूँगा थोड़ा साइडलाइंस पे खड़ा रहे। अगर करेक्शन आता है 125 128 ये रेंज में तो ही लेना चाहिए। 120 के स्टॉप लॉस से ये लेवल पे लेना नहीं चाहिए, ट्रैप हो सकते हो। अब नहीं लेना है क्योंकि इस लेवल पर आप ट्रैप हो सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से वाकई साहब बात कर रहे हैं, बट एक बार जरा राय ले ली जाए सिद्धार्थ जी की भी तरफ से। सिद्धार्थ जी, वैसे भी NBFCs के लिए अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, बट कैसे देखना है L&T फाइनेंस के लिए ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट को, क्योंकि बाकी NBFCs को रिसेंटली इसने आउट परफॉर्म किया है सर। सर्टेनली दीपांशु, ये डेवलपमेंट काफी अच्छा है। मैनेजमेंट के शोर पे जो आ रहे हैं वो बहुत मजबूत व्यक्तित्व है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव खबर है। बट अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमारा जो टारगेट था वो 111 का था, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार रेकमेंड भी किया, जो टारगेट अचीव हो चुके। बट मैं ये कहूंगा कि अभी हमारे फ्रेश टारगेट्स रिजल्ट्स के बाद ही आएंगे, तो अभी फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। और ये जो वरुण बता रहे थे ये तो एक पॉजिटिव खबर है ही, पर साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेस कर रहे हैं इसमें भी 20% का रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से आता है। तो रिटेल सेगमेंट में ग्रो होना चाहती है और प्लेटफॉर्म से और एक्सपैंड करना चाहती है जहां की मैनेजमेंट कम हो, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है L&T फाइनेंस के लिए। तो स्टॉक काफी बेहतरीन है, अगर आपने ले रखा है तो बने रहिए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें, फ्रेश खरीदारी अभी ना करें। इसे करें परहेज। यही राय आपके लिए तकनीकी तौर पर वागले साहब की तरफ से, फंडामेंटली सिद्धार्थ जी की तरफ से। लेकिन तकनीकी राय एक और आ रही है आपके लिए वागले साहब की तरफ से, और वो क्लियर कट है, खरीदना है या बेचना है, बताएंगे वागले साहब बिगुल के बाद। वागले साहब बताएं सर। बेचना है ये ऑप्शन आप दे रहे हैं क्या मुझे? नहीं दिया नहीं, फिर भी इन्होंने ले लिया ना। ये आपके क्या नाम है आपके? सुमित जी ने ले लेते ना, क्या करेंगे सर, ले लेते जबरदस्ती है वो क्या। लेकिन अनिल जी मेरे को तो आपको देना नहीं चाहिए। ठीक है सर, बताएं क्या खरीदेंगे? अनिल जी, सचिन जी ने सही कहा है, HUL में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है। अभी 2700 के ऊपर आज क्लोज होगा तो ये सीधा 100 रुपये ऊपर जाना चाहिए। 2760-70 का पहला टारगेट होगा BTST का, आपको कल के दिन में ही मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस एडवांटेज है 2700 के नीचे हल्का सा तो एक 15-17 रुपए का रिस्क होगा। 2760 का BTST का टारगेट है, लेकिन ये एक राउंडिंग बॉटम से निकला है तो इसका लंबा टारगेट तो 2850-2900 ये 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का व्यू है। ये मुझे 3000 के पार जाते हुए दिखता है एक महीने में। बड़ी तेजी के तैयार होता हुआ HUL, ये है स्टॉक जो आज दोपहर के शो में सचिन जी को भी आया है पसंद। 2705 से 2715 तक की तो यात्रा कर ही चुका, आगे और करने की तैयारी में। आइए एक और बिगुल इसके लिए तैयार, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर।
स्वागत है जय आपका, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे अब? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, अगर ओवरऑल मैं मार्केट में देखूं तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है और मुझे ऐसा लगता है कि और भी फर्दर रह सकता है यहाँ पे। इसीलिए अनिल जी, जो मैंने आज आफ्टरनून शो में जो कॉल ऑप्शन में रिकमेंड कर रहा हूँ अनिल जी, वो बैंक निफ्टी का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 45,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी बैंक निफ्टी का खरीदना चाहिए, जो भी 314 पर ट्रेड कर रहा है। 314 पर खरीदे। यही 6 जुलाई की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे डाउन साइड में अनिल जी जो स्टॉप लॉस रखना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 247। सो 247 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए एंड टारगेट्स अनिल जी जो ऊपर में बन रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 430 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 485। सो 430, 485 ये दो टारगेट्स के लिए 45,000 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे। निफ्टी में तो अनिल जी मैंने 19,500 का हीरो कॉल दिया था मॉर्निंग में। अब PSU बैंक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम हमें आते हुए देखने मिल रहा है। मे बी SBI हो, बॉब हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रैली अभी भी आपको कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकती है। अगर डिप आई सो डेफिनेटली 45,000 लेवल शुडंट ब्रेक इज व्हाट आई बिलीव इन द नियर टर्म। 45,000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको बैंक निफ्टी का 314 में, 247 का स्टॉप लॉस, 430, 485 के टारगेट के लिए कर सकते हैं खरीदारी। वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए बढ़ते आगे। चीन समेत कई और देशों से इंपोर्ट होने वाले ऑप्टिक फाइबर केबल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की है तैयारी। अगर ऐसा होता है तो किन कंपनियों को होगा फायदा, क्यों लगाने की जरूरत है ड्यूटी, और ड्यूटी कितनी लग सकती है, किनको होगा फायदा, बताने के लिए तैयार है कुशल बताइए। सर, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हो रही है कि जो घरेलू ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लेकर अब परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि इनकी तरफ से जो पूंजी निवेश इन्होंने किया था ऑप्टिकल फाइबर बनाने में, डिमांड होने के बावजूद भी वो बिक नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं बिक पा रही है क्योंकि बाहर से जो इम्पोर्टेड ऑप्टिकल फाइबर केबल आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर आ रहा है, और इसी वजह से जो इनकी मार्केट प्राइसिंग है और जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली ज़्यादा हायर साइड पर होती है और इनका माल नहीं निकलता है। अब यहाँ पर इसी वजह से DGTR यानी कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है उनकी तरफ से ये सिफारिश आती हुई दिखी है कि चीन, साउथ कोरिया और साथ ही इंडोनेशिया से आने वाली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का सबसे बड़ा फायदा इन कंपनियों के लिए, जो इनका कैपेक्स पिछले 10 सालों में इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का कर दिया है, उसमें ये जो रियलाइजेशन से आगे चलकर रेवेन्यू के फ्रंट पर वो जल्दी हो पाएगी, न कि बाद में। और हो सकता है कि जो कॉम्पिटिशन है वो ऑफकोर्स ये इवेड होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप भारत की बात करें, जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रही है वो एक बड़ा डिमांड स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है इस वजह से। और साथ ही जो अगर आप US, जापान और चीन को कंपेयर करेंगे, जहां पर जो टावर फाइबराइजेशन है यानी कि जो टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करने का प्रोसेस है वो 80 से 90% कंप्लीट हो चुका है, जबकि भारत में ये अभी 33-35% पर है। तो बड़ा गैप दिख रहा है बाहर की कंपनियों को यहाँ पर अपना जो माल है डंप करने में, और इसी वजह से ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लगती है तो यहाँ पर जो घरेलू ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर है, जिसमें स्टरलाइट टेक है, बिरला केबल्स है, उनको बड़े तौर पर फायदा मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए स्टरलाइट टेक पर और बिरला केबल जैसी कंपनियों पर बड़ी खबर होती हुई, और स्टॉक में आज एक्शन भी भरपूर सुबह से एक्टिव हो रहा है। सिद्धार्थ जी, कोई ऑप्टिक फाइबर बनाने वाली कंपनियां है आपको पसंद? देखिए अनिल जी, एक टाइम पे हम स्टरलाइट टेक पे रिपोर्ट भी निकाले थे, टारगेट भी अचीव हो गया। स्टरलाइट टेक अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर राइड देखा जा सकता है। तेजस नेटवर्क भी एक ऐसी है कि 5G नेटवर्क से ही जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो तेजस नेटवर्क भी काफी बेहतरीन कंपनी है। ये बिना पे जहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे, तो उसमें तेजस नेटवर्क भी एक बेनिफिशियरी कंपनी हो सकती है ये पूरी चीजों में। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा बड़ा एक्शन वाला स्पेस, और ये एक्शन एक और स्पेस में हो रहा है जो अनलिस्टेड है। 2000 की नोट तो भाइयों और बहनों 76% 2000 के नोट वापस RBI तक पहुंच चुके हैं। बाकी 24% जिनके पास है उनको 30 सितंबर की डेट याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, 30 सितंबर तक आप वापस से जमा करवा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो डेटा आए हैं अभी आ रहे हैं, 30 जून तक 2,72,000 करोड़ रुपए के 2,72,000 लाख करोड़ रुपए के
3.25 लाख करोड़, हाँ ये ठीक, 3.25 लाख करोड़, हाँ अभी ठीक है। आंकड़ा पकड़े में आना मुश्किल है। 3.25 लाख करोड़ के नोट वापस से आ चुके हैं सर्कुलेशन से बाहर। सर्कुलेशन से बाहर मतलब जो बैंकों में जा रहे हैं, बैंक वापस नहीं दे रहे और वो आरबीआई में जमा करवा रहे हैं। जो चाहे अब बैंकों में 2 तरीके से जा रहे हैं, एक तो ये कि भाई जो लोग एक्सचेंज करवाते हैं जी, और दूसरा वो है कि जो बैंक में डिपॉजिट ही करवा रहे हैं अपने अकाउंट में, तो दोनों मिलाकर ये जो 87% लोग तो डिपॉजिट करवा रहे हैं और 13% एक्सचेंज। मतलब जैसे कहे कि मेरे पास नोट पड़े हैं, मैंने अकाउंट में जमा करा दिए, वो 87%। और 13% वो लोग हैं जो जाते हैं और 20,000 लेके आ जाते हैं। पुराना 20,000 तक आप 5 नोट ले जाओ 20,000 के, और 10 नोट ले जाओ 20,000 तक के, वो फिर छोटे नोट आपको मिल जाएंगे। तो ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। है क्या आई डोंट नो, मतलब इनके पास हो रहा है, थोड़ी दीप है, अपने पास तो पहले भी दी थे, पहले ही नहीं थे, काफी टाइम से यूजिंग। खाली वो थोड़े बहुत इसलिए वो होता है ना, वो 2100 रुपए का, वो ये इनके चक्कर में सारे हैं, सुमित जी के चक्कर में वो 2100 का लिफाफा देना है, इस चक्कर में है ना। 2100 के लिफाफे में 2000 की नोट दो तो ठीक है, नहीं तो क्या है वो कड़क नोट 500 की रखो आप, समझो। तो आदमी को लगे एक ही नोट है, तो अच्छा 501 का लिफाफा रखा तो इस चक्कर में 2000 का लिफाफा है। सुमित जी सही है ना सर? सुमित जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ अनिल जी आवाज आ रही है? मैं बोल रहा हूँ कि समझो किसी के आपको 2100 रुपये रखना है या 2000 रुपये रखना है लिफाफा ना, तो 2000 की नोट बहुत जरूरत पड़ती है उसमें। करेक्ट। क्या है कि 500 की रखो, कड़क रखो, 3-4 नोट चिपकी रहती है, तो अगला ढंग से ना देखा ऐसा लगे 501 ही रखा तो ये कंफ्यूजन होता था ना आपको भी। अनिल जी एकदम सही बोल रहे हो, 500 वाली में 4 रखो कि 10 रखो पता नहीं चलता है। हाँ, और 2000 वाली के अंदर एक ही नोट के अंदर काम भी हो जाता है और पता भी चल जाता है और वैल्यू भी हो जाती है। तभी मैं सोचूं आपका धन्यवाद का मैसेज क्यों नहीं आया। उस समय आप 500 समझे, मैंने 5001 रखा था जी आशु सर। अनिल जी पर ये वैसे ना मजा नहीं आया, क्योंकि 2000 के नोट जो अनिल जी जेब में रखने का मजा आता था और जो स्पेंड करने का मजा आता था अनिल जी, वो मतलब टशन अलग ही होता था। आप 500 के अनिल जी रखो तो वॉलेट कितना हैवी हो जाता है। तो मुझे तो अनिल जी मतलब मैं तो मुझे तो कैश अच्छा लगता था रखना, और आज भी अनिल जी मेरे जेब में अभी भी आपको 2000 के नोट मिल जाएंगे। तो मैं तो सितंबर तक लास्ट तक कोशिश करूंगा कि रखें और स्पेंड करेंगे। 1-2 फ्रेम भी करवा लेना सर बाद में काम आएगा तो अच्छा, याददाश्त है नहीं। लेकिन हाँ एक बात है, 2000 नोट में वो एक हाँ टशन वाली बात तो ठीक बोली, ऐसा टशन जैसा तो फील होता है मतलब आपके पास, क्योंकि अच्छा ये फील भी इसलिए होता है 500 और 2000 में फर्क बहुत है। 500 और 1000 में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन 500 से 2000 में फर्क ज्यादा है। करेक्ट सर। जी कुणाल जी की विशेष टिप्पणी है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरा आपको सुझाव है अनिल जी, अपने अनुभव के आधार पर, कि अनिल जी शादी ब्याह में आप कभी भी अनिल जी इस तरह का कोई शगुन दे रहे हो तो अनिल जी ऐसे मान लीजिए आपको 2000 देने हैं, तो अनिल जी 20 रुपए की गड्डी लगाएं अनिल जी। तो अच्छा। 20 रुपए के नोटों की अगर आप गड्डी लगाएंगे तो सामने वाला जब आपसे रिसीव करेगा उसको लगेगा बड़ा भारी वजन है इसमें और अनिल जी थोड़ा वेटेज बढ़ जाती है, पैसे उतने ही जाते हैं, तो गड्डी लगाएं अनिल। आइडिया तो ठीक है, लेकिन गड्डी लाए कहाँ से, प्रॉब्लम ये है मिलना भी तो मुश्किल काम है। आजकल सबसे मुश्किल कौन सा नोट है? 2000 का फिर मिल जाएगा, 1 रुपए की नोट नहीं मिलती। हाँ 1 रुपए की नोट मिलना मुश्किल है। जी जय बताइए। अनिल जी जैसे कहा आशु जी ने और आपने, डेफिनेटली वो अच्छा तो लगता था अनिल जी, वो टशन अलग लगता था, 2000 का नोट है। बट अनिल जी काफी ग्रुप सर्कल्स में, और मैंने देखा है शहर रिक्शा में जाओ कि शहर टैक्सी में जाओ कि आप साथ में कभी क्लब करके वो नाश्ता करने जाओ, तो जब वो पैसे देने की बारी आती थी अनिल जी, तो वो होटल में देते थे 2000, तो सामने वाला बोलता था छुट्टा नहीं है, तो दूसरे को ही भरना पड़ता था हमेशा अनिल जी। तो काफी लोग ऐसा 2000 का नोट केवल इसी के लिए रखते थे कि सामने छुट्टा है तो भरना ना पड़े। अच्छा, अरे ये वाला तो बड़ा स्मार्ट मूव है। ये आइडिया तो था, ये तो गुजराती के दिमाग में आ सकता है, इतना जबरदस्त आइडिया। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, मैं तो कुणाल जी की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग चीज हो जाएगी, क्योंकि अनिल जी वो लिफाफा देख के तो आदमी सोचेगा चलो यार और थोड़ा खर्चा कर लें, क्योंकि उस वक्त तो खोलेगा नहीं, क्योंकि लगेगा भारी लिफाफा आया है। तो अनिल जी ये तो धोखा है, जो कुणाल जी की सजेशन है ये नहीं करनी है बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल सर, आपने बोल दिया। तो बस अभी तक मेरा समस्या अभी खत्म नहीं हुई एक्चुअली। अभी तक आज के 2000 का, कल के 2000 का लोगों ने नया नाम ही नहीं दिया अभी तक। मेरा नाम बाकी है। अरे हाँ, कब से अटका हुआ है? डेडलाइन आ रही है, इस चक्कर में नाम भी तो नया तो बनाना पड़ेगा ना।
हाँ, आज के 2000 या तो कोई नई नोट आ जाए तो पता चले, कोई हजार वाली, कोई ऐसी 1500 वाली कोई बड़ी बात नहीं, 1500 की भी आ जाए, कौन जाने, 1000 की आ जाए, कोई आ जाए तो बढ़िया, जब तक नहीं आएगी तब तक ठीक है, चल रहा है वो चल रहा है, और क्या है, बढ़िया। चलिए, ये है आपके लिए इस समय का पूरा एक्शन। बाय द वे, M&M फाइनेंस का अपडेट भी आ रहा था, एक बार जरा M&M फाइनेंस का अपडेट जो आ रहा था वो भी आपके लिए पुल अप कर लेते हैं। जो स्क्रीन पर आ रहा था Q1 परफॉर्मेंस का जो अपडेट कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा था। डिसबर्समेंट्स में 28% की ग्रोथ आपने देखी है, 12,150 करोड़ के डिसबर्समेंट्स इन्होंने किए हैं, यानी कि लोन बांटे हैं इन्होंने 12,150 करोड़ के, 28% की ग्रोथ आती हुई दिखी है ओवरऑल डिसबर्समेंट्स में इसके लिए। इसलिए रखेंगे नज़र, ये है आपके लिए M&M फाइनेंस का अपडेट स्क्रीन पर आते हुए। ओके, एक चार्ट चेक भी ले लिया जाए क्योंकि M&M फाइनेंस थोड़ा एक्टिव भी है ट्रेड में इस समय। सचिन जी, जरा M&M फाइनेंस का चार्ट देखें सर, बताएं। दीपांशु, डिस्पाइट ऑफ द अपमूव इसका RSI अभी भी 74 पे ट्रेंड हो रहा है, ओवरबॉट रीडिंग है, बट वहां पर डाइवर्जेंस नहीं है, तो क्लियरली आई थिंक इस पर्टिकुलर मूव में अभी भी स्ट्रेंथ है। लगभग मुझे लग रहा है ये 360 358 के आसपास स्विंग होना चाहिए, एंड जिस तरीके से 340 के आसपास अभी एक फ्रेश फ्लोर नजर आ रही है, आई थिंक स्टॉप लॉसेस वहीं पे लगाने चाहिए, एंड अभी भी मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। तो 350 360 के आसपास मुझे लग रहा है ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। एक अपडेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हालांकि टोटल जो लोन बांटे हैं वो तो जून महीने में भी अच्छे रहे हैं और Q1 में भी अच्छे रहे हैं, बट जो इनके NPAs हैं वहां पर बढ़ोतरी है। स्टेज 2 NPAs ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6% से बढ़कर 6.5% आ सकते हैं तिमाही दर तिमाही। तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट जरूर आता है कि एसेट क्वालिटी में थोड़ी कमजोरी आनी चाहिए तिमाही दर तिमाही के आधार पर। अगर आप देखें, स्टेज 2 NPAs 6% से बढ़कर 6.5% रह सकते हैं। देखते हैं रिकवरी के ट्रेंड्स कैसे आएंगे, एंड ऑफ कोर्स प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है। ये सारे अपडेट बिजनेस अपडेट में नहीं आते, अर्निंग्स के वक्त आते हैं, बट इन्होंने जरूर कहा है कि ओवरऑल NPAs में बढ़ोतरी होनी चाहिए। स्टेज 2 NPAs जो हैं, जो स्टेज 3 NPAs है वो स्टेबल रहेंगे, 4.5% से घटकर 4.4% के रह सकते हैं। तो थोड़ा एसेट क्वालिटी में उतार चढ़ाव आपको आते हुए दिख सकता है। आइए 3:20 की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ली जाए अनिल जी की तरफ से। सर, कोई परेशानी नहीं है, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा नर्म है, नैस्डैक फ्यूचर्स एक्टिव हैं, यूरोप आपको अच्छे मूड में दिख रहा है। आज सिर्फ आधा दिन ट्रेडिंग होने वाली है अमेरिकी बाजारों में, तो थोड़े वॉल्यूम्स भी वहां पर कम रह सकते हैं। कल तो ऑफकोर्स उनकी छुट्टी रहेगी। बताएं सर, क्या करके जाना? तो 2 दिनों के संकेत कोई ज़्यादा दीप मिलने वाले हैं नहीं, और देखिए आज बाजार जो बढ़े हैं वो कोई शॉर्ट कवरिंग से बढ़े नहीं, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा है ही नहीं। तो ये फ्रेश खरीदारी की बढ़त है, और फ्रेश खरीदारी की बढ़त में ज़्यादा आपको भरोसा करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो है कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो कल के लिए लेकर जाएं, कैरी ओवर करें, कोई दिक्कत वाली बात दिखती नहीं। एक ही कंडीशन पे कैरी ओवर करना है कि अगर कल आपको निफ्टी थोड़ा नीचे मिलेगा तो आप और ऐड करेंगे, न कि ये सोचेंगे कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं। उसका रीजन बताता हूँ। तो कल आपको 19,200 19,250 की रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप टुकड़ों में खरीदेंगे। क्लियर है? बैंक निफ्टी 45,200 से थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। 44,800 44,900 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी कल आपको नीचे खुलता हुआ मिलेगा अगर, तो वहाँ पर आप और खरीदेंगे। ये अगर आपका मन है तो बैंक निफ्टी की पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और कल के लिए ले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, दोनों में से अगर लॉन्ग पोजीशन लेकर जानी है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में से, तो निफ्टी बेहतर है। उसका रीज़न ये कि बैंक निफ्टी में आपको HDFC बैंक पर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ज़्यादा बैंक निफ्टी आज भागते हुए दिखा है, लेकिन निफ्टी में ब्रॉड बेस्ड रैली ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपको FMCG बचाने को तैयार है, मेटल बचाने को तैयार है, फिर कल कोई और आ जाएगा। और दूसरी बात एक और है, 350 का हाई बनाया है, 353 का बैंक निफ्टी ने, बंद वहाँ से करीबन 150 पौने 200 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर। लेकिन निफ्टी डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है, 336 का हाई और 330 पर आप ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन आप निफ्टी में रखेंगे ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट कॉन्फिडेंस नजर आता है। लेकिन दोनों में भी रख सकते हैं, दोनों में से एक रखनी है तो निफ्टी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल भी मुझे लगता है कल निफ्टी फिर या तो अगर ग्लोबल संकेत खराब मिले तो नीचे खुलकर बढ़ेंगे, और अच्छे मिले तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। बढ़ना तो कल भी निश्चित है, बढ़ना कल भी निश्चित है। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, डेटा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात दीप क्या होता है कि मेरे को दिक्कत कब होती है, जब शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार बढ़े। शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार बढ़ रहा है, शॉर्ट कवरिंग होगी फिर क्या, वो कब तक टिकेगा? करेक्ट है ना, फिर क्या।
सो अगर फ्रेश खरीदारी से बढ़ रहा है, क्योंकि शॉर्ट से ही ना, कल अपन ने तो देखा ना सामने, अपने दिन के डेटा भी देखे, कल के भी देखे, शॉर्ट है नहीं तो क्या काटोगे, तो जहाँ शॉर्ट नहीं है, फ्रेश खरीदारी से ऊपर जा रहा है, वहाँ कंफर्ट कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। बस सिंपल सी। ठीक है सर, बढ़िया, तो कोई परेशानी नहीं है, होल्ड करिए, बाजार में मोमेंटम बना हुआ है। आइए क्विकली एक बार रुपए के बात कर लेते हैं। आज एक बड़ी मूव आई थी, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हो गया रुपया, बट एसेंशियली 3-4 दिनों से थोड़ी स्ट्रेंथ की कोशिश कर रहा है रुपया। नेहा जरा एक अपडेट दें इस पर। बिल्कुल, 82 के पास अपने आप को काफी समय से टिका कर रखा है कि भले ही वीकनेस आती भी है लेकिन उसको अब बेस बनाकर रखा हुआ है। और आज हमने देखा 81.76 8 हफ्ते के हाइज वहां पर बने हैं। डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी मिली उसका तो यहाँ पर सहारा था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात दीप यहाँ ये देखने को मिली कि सारी एशियन करेंसीज जून के महीने में नेगेटिव रिटर्न दिए, एकमात्र रुपया था जिसने यहाँ पर 0.8% की कमाई कराई है, प्लस साइड पर रहा है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स 1.25% तक कमजोर हुआ। युआन, येन, इंडोनेशियन रुपया की भी बात कर ले, सब में यहां पर सुस्ती ही जून के महीने में दिखी है। मजबूती का कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तगड़ी है, स्टॉक मार्केट है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हाई बना रहा है, एफआईआईज का फॉरेन इनफ्लोज यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसकी भी स्थिति कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा है कि यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन का भी फिगर आया है, वाई आधार पर देखे 12-12.5% की वृद्धि वहां दिखी है। 1,60,000 करोड़ के ऊपर इसने अपने आप को टिका कर रखा है। तो ये मोटे तौर पर फैक्टर्स हैं जो रुपए को बल प्रदान कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो दूसरी छमाही है, यानी आने वाला जो क्वार्टर भी है उसमें भी स्ट्रेंथ रहेगी। निर्मल बंग IIFL तो 80 रुपए 50 पैसे तक रुपए को डॉलर के सामने स्ट्रेंथन होता हुआ देख रहे हैं। इमीडिएटली 81 रुपए 20 पैसे और क्वार्टर के लिहाज से 81 रुपए 40 पैसे और 83, ये एक रेंज बनती दिख रही है। और जितने भी एक्सपर्ट से हमने बात की वो नहीं मान रहे हैं कि आपको ये सेकेंड छमाही में 83 या 83.5 से नीचे रुपया जाता दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा रुपए का आउटलुक। देखते हैं, फिलहाल तो एटलीस्ट स्ट्रेंथ थोड़ी रुपए ने दिखाई है। शुक्रिया नहीं है अपडेट के लिए। आइए कुछ कॉल्स हैं बैक टू बैक, शो खत्म होने से पहले चलते हैं जय के पास, जय का जैकपॉट। बताया सर। जी दीप, खरीदना है आईटीसी का 470 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 8 रुपये 15 पैसे 8 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है आईटीसी का 470 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस दीप लगाइए नीचे में 4 रुपीज़ 95 पैसे का। पहला टारगेट जो ऊपर में बनेगा दैट वुड बी एट 13.70 13 रुपये 70 पैसे का। दूसरा टारगेट है 16 रुपये का। आईटीसी में जबरदस्त फर्दर एक आपको ब्रेकआउट देखने मिल रहा है अबाउट द लेवल्स ऑफ 460। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 460 एक नियर टर्म सपोर्ट बन चुका है दीप। जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा, मिनिमम जो टारगेट्स में ऊपर आईटीसी में देख रहा हूँ दीप, दैट कम्स टू 490-95। आईटीसी गजब के एक्शन में आता है, 500 की तरफ जा रहा है, 500 की तरफ। डिविडेंड मिला के तो हो ही गया ना दीप। हाँ वैसे तो हो ही, ऐसे डिविडेंड गिनोगे आप। आइए लेकिन उससे बाद में बात करें, पहले एक बार जल्दी से सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 964, 965, 964, 965 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कोरोमंडल के अंदर पिछले कुछ दिनों के, हफ्ते से 10 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। रिसेंट का स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। कोरोमंडल के अंदर यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए। 950, 952 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। 950 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 980 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 990 रुपए का। 2-3 दिनों के लिए खरीदारी करें कोरोमंडल 950 के स्टॉप लॉस से 980, 990 के टारगेट्स के लिए। अगला बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी। अनिल जी, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, और आईओसी का जो चार्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आता है। तो मुझे लगता है कि आईओसी यहाँ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक अच्छी मूव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। 102 रुपए के टारगेट्स के लिए 94 के स्टॉप लॉस के साथ आईओसी में बीटीएसटी ट्रेड लेके चलने की सलाह है। के तो आईओसी में खरीदारी करके जाइए टुवर्ड्स द एंड। ये भी एक्टिव है आज वैसे थ्रू द डे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एचपी, बीपी एंड ऑफ कोर्स आईओसी,
तीनों में आपने अच्छा एक्शन देखा है। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इतिहास की हैट्रिक होती हुई दिख रही है, एक बार फिर से नए इंट्राडे और क्लोजिंग रिकॉर्ड्स बाजार बनाने को तैयार है। इनफैक्ट डेज हाई पर निफ्टी बंद होने की तैयारी में है 19,340 के पास। बैंक निफ्टी में भी 425 अंकों का उछाल आपको दिख रहा है। 45,000 के ऊपर पहली बार और 45,000 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग मिलेगी। इनफैक्ट 45,170 के आसपास क्लोजिंग के लिए तैयार है। 525 की मूव सेंसेक्स में भी 65,000 के ऊपर पहली बार सेंसेक्स जाते हुए दिखा है। कहां से आई है तेजी? आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी दिग्गजों में आपने जबरदस्त एक्शन देखा है और निफ्टी की तेजी में इसका बड़ा योगदान था। ग्रासिम में आया बड़ा ब्रेकआउट 3.5% ऊपर। बीपीसीएल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये एक्शन में था। बजाज फाइनेंस में आपने खरीदारी देखी है। आयशर मोटर्स सुबह से बजिंग है। स्टॉक ऑफ द डे अल्ट्राटेक, सारे टारगेट सेट, अच्छी मूव इसमें आई है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी काफी एक्टिव था। एमएनएम में भी खरीदारी देखी है। बजाज ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद थोड़ा सुस्त। मारुति सुजुकी में भी बिक्री के आंकड़ों के बाद हल्की नरमी। टीसीएस और एलएनटी में हल्की गिरावट थी। टाटा मोटर्स थोड़ा कमजोर था और हीरो मोटोकॉर्प में भी गिरावट देखी है। तो फर्स्ट हाफ ऑटो के लिए काफी एक्टिव रहा, सेकंड हाफ में थोड़ी वीकनेस आपको आती हुई दिखी है। बट वायदा कारोबार के और काउंटर्स देखिए, 7% की तेजी आईडीएफसी लिमिटेड में, 6.5% ऊपर एलएनटी फाइनेंस आज। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर भी बड़ी खरीदारी थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में होने के बावजूद 3% ऊपर। सेल, एनएमडीसी, यहां पर अच्छा एक्शन। अंबुजा सीमेंट भी आपको काफी एक्टिव होते हुए दिखा। थोड़ी कमजोरी आज आईटी में थी, परसिस्टेंट सिस्टम्स गिरा था। बाटा में गिरावट थी। मन्नापुरम, बंधन, कमिंस। 45,175 पर प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की और 19,330 पर निफ्टी की क्लोजिंग आती। धन्यवाद। बिल्कुल, बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और हमारे सभी दर्शकों को नए हाई की बहुत बहुत बधाई। लगातार तीसरा दिन है जब नया हाई बनता हुआ दिख रहा है। कुछ मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ। अहमदाबाद से जरा एक बार जल्दी से ले चले हैं अहमदाबाद, जहाँ पर आज जो गिफ्टी का शुभारंभ हुआ है, तो ये क्लोजिंग सेरेमनी के आसपास हैं। देखिए आशीष चौहान साहब, बाला साहब, दो को तो मैं पहचान रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। दिख रहे हैं मेरे इस राइट हैंड साइड में वी बाला सर हैं, उनके बाद आशीष चौहान साहब हैं और बाकी सारे महानुभाव हैं। तो ये गिफ्ट निफ्टी यानी कि गिफ्टी का NSE IX पे ये बधाई सर। पहला दिन अच्छा डेब्यू, बहुत बढ़िया। और मैं इससे बढ़िया क्या है, गिफ्ट निफ्टी का सेंचुरी लगाई राशन होगा, पदार्पण होगा कि जिस दिन आप रिकॉर्ड हाई बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ हाई बनाए, अच्छे वॉल्यूम्स हो, अच्छी तेजी के साथ बाजार बंद हो। व्हाट एल्स यू वांट? करेक्ट। गजब। और कितना स्मूथ पूरा एक्सचेंज शिफ्ट हुआ है, ट्रेडिंग शिफ्ट हुई है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है जिसके लिए बाला सर, आशीष साहब, सारे सब बाकी सारे जितने महानुभाव हैं उन सबको बधाई का एब्सोल्युटली बिल्कुल एक मौका बनता ही बनता है। आइए सुन लेते हैं जरा, आशीष चौहान साहब भी कुछ कहने की तैयारी में। तब तक आइए एक बार जल्दी से मैं शाम का आयोजन बता दूं, क्योंकि अभी तक तो सबका स्वागत वगैरह करेंगे। तब तक बता दूं मैं आपको, विटामिन C इम्यूनिटी बढ़ाने का बड़ा माध्यम है और सभी ये जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़रूरत से ज़्यादा करें तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। मुंबई में एक ऐसा मामला है जिसमें विटामिन C युक्त काली चाय के ज़्यादा सेवन से एक आदमी की किडनी होगी खराब। अब ये समझेंगे कि क्या वाकई में कितना इसका वो करना चाहिए आपको कंजम्पशन, क्या इसका नुकसान, फ़ायदे क्या है। तो विटामिन C संभाल कर किडनी, ये हमारी आज की विशेष पेशकश है। डॉक्टर भल्ला साहब होंगे हमारे साथ, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी विभाग के गंगाराम हॉस्पिटल से होंगे डॉक्टर A.K. भल्ला। डॉक्टर लहरिया सीनियर फिजिशियन, जाने माने आप पहचानते हैं, और डॉक्टर शिखा शर्मा को भी आप जानते हैं, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट। इन तीनों से करेंगे हम आज मुलाकात शाम 5:56 पर। मनी गुरु में देखिएगा, साल के 6 महीने बीत गए और 6 महीने हैं बाकी, क्या बचे हुए 6 महीने बाजार में तेजी रहेगी, किस तरह से करें आप अपने पोर्टफोलियो के निवेश। मनी गुरु में बताएंगे आधा साल पूरी प्लानिंग। हमारे साथ होंगे फिरोज अजीज साहब, डिप्टी CEO आनंद राठी वेल्थ के, कामायनी नागर, CEO वेल्थ बजाज कैपिटल से। और अब रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुए बस हादसे के बाद एक बार फिर से ओवरनाइट स्लीपर बसों को बैन करने की मांग उठी है। ऐसा ही हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी हुआ है। बसों की बॉडी डिजाइन करने वाले एक्सपर्ट्स ने इन बसों की तुलना चलते हुए ताबूत से की है और उनका ये मानना है कि स्लीपर बसें सिर्फ भारत और पाकिस्तान में बनाई जाती है। आज जैसे हम इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में हम ये चर्चा करेंगे कि क्यों स्लीपर बसों पर सेफ्टी की चिंताएं दूर नहीं हो रही, क्या वाकई में असुरक्षित है। स्लीपर बस
सेफ्टी पर बहस आज शाम 8 बजे हमारी प्राइम टाइम स्टोरी। और रात 9 बजे देखिएगा HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का जो मर्जर प्रभावी हो चुका है, इस मर्जर पर हमने की आज खास मुलाकात के मिस्त्री साहब से। मर्जर के मिस्त्री, ये है हमारी आज की विशेष पेशकश जो आपको देखना है रात को 9 बजे। और अभी एक बार फिर लिए चलेंगे हम आपको गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, जहाँ NSE के MD और CEO आशीष चौहान साहब कर रहे हैं बात। As a catalyst for economic development, attracting global investors and fostering financial innovation, along with attracting global capital. By offering a robust regulatory framework, simplified procedures, competitive tax benefits, the IFSC has attracted several businesses and investors and will continue to do so, facilitating capital flows and stimulating economic growth. The IFSC acts as a hub for cutting-edge financial services, including fintech, international exchanges, digital banking, blockchain application, artificial intelligence, and many more. The Government of India has been taking several steps in recent years to develop and promote the IFSC at the GIFT City as a global financial hub. The latest announcement by Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji in the Union Budget 2023 regarding unified regulations, operational ease, data security and extension of tax benefits are part of this ongoing effort. आशीष कुमार चौहान साहब NSE के MD और CEO आज से गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत करने पर अपनी बात करेंगे। बस थोड़ी देर में 4:40 से फिर से आपको गिफ्ट निफ्टी का एक्शन शुरू होता हुआ दिखेगा और 2:45 बजे तक रात को चलेगा। तो आपको जागना तो वैसे भी था पहले भी, अभी फिर भी जागेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की गिफ्ट ही आप देखेंगे। आइए विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी और सचिन जी, सिद्धार्थ जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी और जय ठक्कर साहब और वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बचा नहीं ना? नहीं, सब हो गए। ओके, नहीं तो नेक्स्ट डे आते नहीं है। हाँ, कल मेरे को धन्यवाद नहीं दिया, नहीं आऊँगा। हाँ, ऐसे भाई साहब क्या सब ध्यान बहुत आसान काम नहीं है। आशु जी को लगता होगा एंकरिंग करना बड़ा आसान काम है, एक नाम भूल जाओ, दूसरे दिन देखो क्या होता है। तो आप सब महानुभाव, अच्छा ऐसा बोल दो कि सबका धन्यवाद, उसमें भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते, मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, इंडिविजुअली करना पड़ता है सर। देखिए जी आशीष सर। अनिल जी, एक हफ्ता आप बुलाइए नहीं, अपने आप देखना सब धन्यवाद के बिना ही आ जाएंगे। बस इसी चक्कर में तो आप बन नहीं पा रहे सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिर्फ आप सभी का। अच्छा, बंसल जी भी कुछ कह रहे हैं? जी बंसल जी फरमाइए। नहीं अनिल जी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। अनिल जी, कुछ गलत फहमी हुई अनिल जी। कोई बात, चलिए तो मुझे दीजिए इजाजत, सिर्फ मुझे, क्योंकि दीप आपके साथ बने हुए। छोटे से ब्रेक के बाद भी सेमको एज द ट्रेडर्स, एज द इंडेक्स, वीकली स्पेशल, ये वीकली स्पेशल लेकर आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।